एक होगा बड़ा लिमिटेड और दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे, हर 15 मिनट में आपको ब्रेक मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना। दूसरी प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने रिक्वेस्ट कर दी है, अब कोई भी क्लास मॉर्निंग या आफ्टरनून में नहीं होगी। यह है कि पूरे वीक में शायद मजबूरी हो तो कोई एक क्लास हो सकती है, वो अनाउंसमेंट एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही कर देगी, वो उनका अपना मैटर है। नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो पहली बात आप स्लॉट सेलेक्ट करके आएंगे, जिस तरीके से नॉर्मल पहले आप सेलेक्ट स्लॉट करते थे, और जो स्लॉट आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास अवेलेबिलिटी ऑप्शन ही शाम की हो, सही है। अब दूसरे नंबर पर मशवरा मैंने ये दिया है, जो मुझे बाकी लोगों से भी मिला है, कि शाम का मतलब 7 से 10 नहीं है, शाम का मतलब 4 से 8, 4 से 7 या 5 से 8 इस तरीके के ऑप्शन हैं। और 7 से 10 वाले जो स्लॉट्स हैं पुराने वाले, वो तो वैसे ही हैं, उनका तो मसला है नहीं। तो आप लोग भी ना थोड़ा सा अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस रखें। वो क्या है कि सारी सहूलत मौजूद है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, जिसके बगैर कुछ नहीं चल सकता। बोलते हैं ना एक सेंटर पॉइंट, रीढ़ की हड्डी क्या है आपके लिए, वो नहीं हो तो कुछ नहीं होगा, अगर वो है तो सब कुछ है। आप लोग github.com/university पाएँ, यहाँ पर एक रैपो रखी है, इसका नाम है लर्न आइडेंटिटी। इस पर हम आते हैं, लर्न आइडेंटिटी है पे तमाम स्टेप्स बहुत अच्छे से मेंटेन है, स्टेप नंबर 1, 0, 2, 3, और साथ साथ यहाँ पर एक रीडमी भी है जिसमें सारी डिटेल लिखी है। तो अगर आप कैपेबल हैं तो इसी फर्स्ट स्टेप में ये सिलेबस का लिंक है, सबसे पहला वाला। जब आप आएंगे ना स्क्रॉल करते हुए, ये हेडिंग के साथ सिलेबस का लिंक है। जो सारी हमारी की है ना वो सिलेबस में। इसका रीज़न ये, आप यूट्यूब पे जाएँ, इंटरनेट पे जाएँ, आपको कंटेंट इतना मिलेगा कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कहाँ पे टाइम लगाएं कहाँ पे नहीं लगाएं, टाइम तो लिमिटेड है ना। हमारे पास 50 साल तो नहीं है पढ़ने के लिए, अगर 50 साल नहीं भी तो शुरू में हमें वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी जिससे हम मार्केट में चले आए, फिर हम पढ़ते रहेंगे आस्ता आस्ता। एक बार मार्केट में होंगे, पढ़ना तो रेगुलर है, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन इनिशियल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाए तो आगे की कहानी चलेगी। तो ये सिलेबस है। अब शुरू में क्योंकि अब आप लोग बिगनर नहीं रहे, आप लोगों को एटलीस्ट पाइथन आती है, तो आप दुनिया में कहीं पर भी उन कंपनीज को रीच आउट कर सकते हैं जो पाइथन का इंटरव्यू लेती है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि उनका इंटरव्यू पास करें। अब वो आसान इंटरव्यू तो नहीं लेंगे सारे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको इतना कैपेबल बनाएगी कि आप प्रॉपर कोडिंग कर सकते हो एक अच्छे पैटर्न में, किसी प्रोफेशनल डेवलपर के साथ बैठ, एक अच्छे स्टाइल में। आपका लिखा हुआ कोड दूसरे को समझ आ रहा है, दूसरे का लिखा हुआ कोड आपको समझ आ रहा है। टीम वर्क में आप बराबर की कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैपेबल बनाएगी। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब आप पढ़ते हैं तो आप 100% कभी भी नहीं पढ़ सकते उसको। उसकी रीज़न ये है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें और कितनी चीज़ों को हम याद रखें। आपके पास अगर अच्छी स्किल्स है तो आपके पास सबकॉन्शियस माइंड में सेव है। मतलब आप जब कोडिंग करने जा रहे हैं तो आपको खुद ही पता है मुझे काम कैसे करना है। जब भी हम प्रिंसिपल सिखाते हैं, प्रोग्रामिंग के पैराडाइम सिखाते हैं कि जब आपको कोई कोड लिखने को बोले तो आप खुद ही सोच लें उस कोड को किस तरतीब के साथ हमें लिखना है। तो ये तरतीब हमें क्लियर हो। अब सवाल ये आता है, चलो तरतीब हमें पता लगी, लेकिन जब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक हम अपने माइंड में चीज़ों को रट्टा लगा कर ही रखेंगे, क्योंकि हमने काम नहीं करना। तो आपके लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई आपके पास प्रोजेक्ट हो, ताकि आपके पास रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने हो। ये काम हम Q2 में ऑलरेडी कर चुके हैं। Q2 में ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बनाने का जो सबसे मेन मकसद था वो ये था कि आप बिजनेस माइंड सेट से थिंकिंग स्टार्ट कर लें। मैं कहीं बता रहा हूँ, बिजनेस का मतलब खरीदना बेचना नहीं, बिजनेस का मतलब किसी काम का प्रोसेस। अगर रोटी वाले की दुकान पे भी जाता है, उसका प्रोसेस है ना, किस तरीके से रोटी बनेगी, किस तरीके से कस्टमर आएगा, यहाँ पैसे देगा, ऐसे होगा ऐसे होगा, इस प्रोसेस को हम बिजनेस बोल रहे हैं। तो अगर आप कोई एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं तो जाहिर है उस एप्लीकेशन में आप किसी प्रोसेस के तहत एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं। अगर कस्टमर आ रहा है तो उसके पास प्रोडक्ट लिस्ट है, प्रोडक्ट को क्लिक कर रहा है, पीछे के इन्वेंट्री में डेटा रखा हुआ है, वहाँ से प्रोडक्ट आ रही है, वो शिपमेंट हो रही है, पे हो रहे हैं, घर पे प्रोडक्ट पहुँच रही है, इन्वेंट्री से हम प्रोडक्ट माइनस कर रहे हैं, जब प्रोडक्ट खत्म हो रही है तो उसको रीस्टॉक कर रहे हैं, दोबारा बाइंड कर रहे हैं। तो ये सारी जो थिंकिंग मैथोडोलॉजी है, ये बिजनेस है। जब आपको बिजनेस क्लियर होगा तो आपको ये पता होगा कि जो मैं टेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ इसका मुझे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ करनी है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है।
अगर मैं कहीं दुकान पे जाता हूँ, प्रोडक्ट बाय करता हूँ, तो अगर मैं कोडिंग की नज़र से सोचूं तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला फंक्शन है, ये तो मैं बाय कर रहा हूँ, ये वाली क्लास होगी, सामने वाला जो मुझे प्रोडक्ट दे रहा है इस तरह का वेरिएबल होगा। तो आपको किस तरीके से सोचना है, मतलब थिंकिंग आपका जो बिजनेस है वो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से क्या होगा। वो तो आप किसी बिजनेस पर्सन से बात करें तो आप उससे टेक्निकल बात नहीं करें, आप उससे बिजनेस स्टाइल पर बात करें। आपके माइंड में मैपिंग कोडिंग की हो रही होगी, टेक्निकल हो रही होगी, लेकिन उसके पास आप बात कर रहे होंगे। अब आपके सामने फैन चल रहा है, प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से कौन सा वाला सिंटेक्स लगा हुआ है इसमें, क्या लगा हुआ है, कौन सा लूप लगा हुआ है, वाइल लूप लगा हुआ है ना। तो अगर इस तरीके का कोई टास्क होगा जो कंटिन्यूसली रन हो रहा होगा, आपको पता है मुझे वहाँ पर वाइल लूप है, समझ रहे हैं। मतलब इसको कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा आप बॉल घूमो, वो बॉल घूमता जा रहा है, वो ऑर्केस्ट्रेट खुद हो रहा है, अपने आपको खुद ऑर्केस्ट्रेट करना। इसी तरीके से आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने ऑर्डर करा खाना, तो आपको पूरा माइंडसेट क्लियर है कि क्या प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है। अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को कॉल कर रहा है तो वो क्या है, क्या है, एपीआई। दूसरा सिस्टम जो है वो सर्वर है, हमारा सिस्टम क्लाइंट है, दोनों सर्वर भी हो सकते हैं, उसके नहीं वो क्लाइंट, उसके नहीं वो क्लाइंट, सही है। तो इस पर्सपेक्टिव से जब हम थिंकिंग करेंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी। अब इसके अलावा आप लोग अभी जिस एनवायरमेंट में बैठे हुए हैं, बड़ी खतरनाक एनवायरमेंट में बैठे हुए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, पुराने अगर हम दुनिया में जाएं जब पंखे नहीं होते थे इस तरीके वाले, उस वक्त भी तो लोग पढ़ते थे। जब ये चीज़ें हमारे पास नहीं थी, जो ट्रैवल आप करके आ रहे हैं, 100 किलोमीटर में सफ़र करते थे, तो गर्मी तो उस वक्त भी थी, हालात तो उस वक्त भी थे। अब ये फ़र्क है कि हमारे पास जब चीज़ें हैं तो हमें उसका इस्तेमाल करना है, हम उसके बगैर रह नहीं सकते। ये बेवकूफ़ी होगी कि पंखा है और मैं पंखा नहीं चलाऊँ, क्योंकि जब चीज़ मौजूद है, सहूलत मौजूद है, तो हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ना होने पे हमारे पास बहाना नहीं होना चाहिए कि नहीं। इसका सिंपल सोल्यूशन है, जब आपको स्लॉट सेलेक्ट करने को मिलेगी तो आप सुबह वाली स्लॉट सेलेक्ट नहीं करें, आप शाम वाली करें, और प्रोबेबिलिटी है सुबह वाली देंगे भी नहीं। आप शाम वाली स्लॉट सेलेक्ट करें ताकि टेंशन ही ना हो ये वाली। अगर किसी की जॉब है, कोई जिम्मेदारी है, हमारी वीक में एक क्लास होती है, वीक में एक क्लास होती है, और इस एक क्लास में जो सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं ये सर्जिया की रिसर्च है, इसमें कोई एहसान नहीं है, सर्जिया पाकिस्तान की नहीं कर रहे हैं, आप हो ना हो सर्च करेंगे, एक बंदा भी बैठेगा सर्च भी करेंगे, उनको करना है। तो आपके पास अगर ये सिलेबस है तो मामला यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किस टाइमिंग पर आ रहे हैं, आप अपनी सेहत देखें, अपने सर्कमस्टेंसेस देखें, कहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, जो इस पर डिसीजन मेकर बनी है एआई की, कौन कौन सी है वो, एनवीडिया का शेयर कितने में जा रहा है, कितने का शेयर है एनवीडिया, 132 का एक शेयर है। वो टोटल कितने पॉइंट्स हैं इसके शेयर के, एनवीडिया $3.24 ट्रिलियन। ट्रिलियन में कितने डिजिट होते हैं, 12 जीरो होते हैं, ऐसा ही ना। तो 3.24 ट्रिलियन मतलब 3 के आगे 12 जीरो लगने थे, तो इन्होंने ट्रिलियन लिख दिया, 12 जीरो किया, और वो भी डॉलर में। जब उसको हम पाकिस्तानी रुपये में लाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 280 से, जो 275 समथिंग है, ठीक है। तो उसका मतलब 3 जीरो, अब 12 जीरो नहीं लगे हुए अभी, अगर हम लगाएंगे तो हमें 15 जीरो लगाने पड़ेगा, और मल्टीप्लाई भी फिर करना पड़ेगा, 15 लगाने पड़ेंगे या 14 लगाने पड़ेंगे, 14 जीरो लगाने पड़ेंगे, और 3 की जगह 9 लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो हमारे लिए कितना हो जाएगा, 900, 2 जीरो लगाए 3 के आगे कितना हो गया, 300, मल्टीप्लाई करा 3 से कितना होगा, 900 ट्रिलियन हमारे लिए। तो ये एक कंपनी है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट है, ओपन एआई है, गूगल है, ये सारी कंपनी इस वक्त बात कर रही हैं, कह रही है $1 ट्रिलियन की ये मार्केट है एआई की। तो जो सफ़र में आप पार्ट है ना, आप अभी ये नहीं देखें इस वक्त आप क्या है, आप ये देखें आपके सामने टेक्नोलॉजी क्या है, जो आप पढ़ रहे हैं। तो अगर अभी भी आपका माइंड सेट है
कि ये सारी टेक्नोलॉजी पढ़कर हमें क्या करना है ये नहीं पता, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके पास हर चीज़ प्लेट में रखी है सर। और अगर आपका कोई पाकिस्तान से बाहर जानने वाला है, आप उसको सिलेबस का लिंक भेजिए, बता दें सर जी ने बताया, लिंक चेक कर लो। अब तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास grok.com पे जाए, grok.ai पे जाए, grok.com पे, या TBT के पास जाए, उसको सिलेबस का लिंक दे दें, पूछ लें सिलेबस की कितनी पढ़ते हैं। सिंपल है। मैं बिल्कुल फ्रेश विंडो में आ रहा हूँ। तो ये जस्ट एक एस्टिमेट दे रहा है आपको। कितना दे रहा है ये एक छोटा सा एस्टिमेट दे रहा है। और यहाँ पर क्या दे रहा है? रियलिस्टिक के साथ में लिख रहा है। कितने में जाएगी अगर आपके पास स्टार्टअप है तो? ये डेटा आप लोगों को क्यों पता होना चाहिए ताकि आप लोग उल्टी सीधी हरकतें नहीं करें पढ़ने के बाद। आपको ये पता हो कि क्या गोल है, क्या माइंडसेट है, क्या चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, उसकी बर्थ क्या है। समझ रहे हैं? आपके बाद जो हम यहाँ पे कोर्सेज करा रहे हैं, हमारा कदम मकसद नहीं है कि आपको कुछ पढ़ा के घर भेज दें या आप जाके जॉब करें। अगर हमें आपसे जॉब करवानी होती है, हम 4 महीने का एक छोटा सा कोर्स करा के आपको भेज देते। ना हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, ना आपको परेशान होने की ज़रूरत है। अगर आपको बिठा के बार बार कंटिन्यूसली पढ़ाया जा रहा है, प्रोडक्ट सर्कमस्टेंसेस बनाया जा रहा है, एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है, आपको माइंड ट्रेन कराया जा रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए कि आप अपनी प्रोडक्ट बनाएं। अब आपने अपनी तरफ से स्टेप लेना, हम तो अपनी तरफ से ले चुके हैं। आपने अपनी तरफ से सही सोचना है, सही थिंकिंग लगानी है, सही बारे में आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन उस सही का मतलब है कि आपने क्या गलती नहीं करनी, आपने डायरेक्शन से मिस नहीं होना। जो डायरेक्शन है वो वहीं की वहीं रहे, जो हम चीज़ें कर रहे हैं, जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले हम क्या चीज़ें बनाएंगे, क्या हमारा माइंडसेट होगा, क्या स्टार्टिंग होगा। यहाँ पर हम आ रहे हैं इस लिंक के ऊपर, और इस लिंक के ऊपर आकर सबसे पहला जो हमारा, ये आप लोग भी अपना डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लें। हम लोग github.com/University पर आएँ और उसमें लर्न एजेंटिक AI की रेपो ओपन करिए। उसी के पहले ही डायरेक्ट ओपन करने के बाद हम उसकी वीडियो अपने अपने पास ओपन करें। अब इसमें हम कहाँ पर जा रहे हैं आज की क्लास में जो हम ओपन करेंगे, हमें कौन कौन से स्टेप्स ओपन करने हैं। तो ये तो सारी आपके पास टेक्नोलॉजी के कोई ना कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऊपर से यहाँ तक। हम ओपन कर रहे हैं AI एजेंट फर्स्ट। AI एजेंट फर्स्ट का पर्सपेक्टिव क्या है कि जो आपका सेंटर है, जिसका आपका सारा फोकस है, वो एजेंट्स पर है।
तो एजेंट्स के सराउंडिंग बाकी चीज़ें डेवलप होगी। मेन चीज़ जो हमारा एजेंट है, मतलब जब हम कुछ डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो पहले हम एजेंट बना रहे हैं, या हम इस माइंडसेट से सोच रहे हैं कि एजेंट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसके बाद बाकी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पर AI एजेंट फर्स्ट का हमारा स्टेप है, और इस स्टेप के ऊपर हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन है। इस डॉक्यूमेंटेशन की हेडिंग है ओपन AI एजेंट्स। AI एजेंट्स की डेफिनेशन कितने लोगों को नहीं पता एजेंट्स क्या है, ठीक है, कितने लोगों को एजेंट्स की डेफिनेशन मालूम है? जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, अगेन से बता रहा हूँ मैं, अभी जिस एनवायरमेंट में आप बैठे हैं, आपको थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी, आपको क्लास समझ नहीं आएगी। फ़ायदा नहीं है अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ये आपको एक्टिव रखने के लिए मैं 100 करवा रहा हूँ, वरना मुझे आपके 100 से कुछ लेना देना नहीं रहा। दोबारा तो मैं पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को AI एजेंट्स की डेफिनेशन पता है कि क्या है? ठीक है, अब AI एजेंट्स हम बनाने जा रहे हैं। एजेंट का स्पेसिफिक ताल्लुक क्या है? डिसीजन, ऑटोनोमस, या कोई वर्कफ्लो। वर्कफ्लो क्या है? स्टेप बाय स्टेप काम। फिर अगर हम किसी शॉप पे जा रहे हैं तो शॉप पे स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है ना। अगर हम कहीं पर गए, हमने कोई ऑर्डर करा, तो उसने स्टेप बाय स्टेप काम करा। उसने पहले उस ऑर्डर को रेडी करा, फिर आगे बढ़ाया, किसी ने पार्सल करा, किसी ने पेमेंट ली, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5, आखिर में ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आपका ऑर्डर मिल गया, जो भी आपने बाय करा, जो भी आपने खरीदा। स्टेप बाय स्टेप होता है ना, इसको हम वर्कफ्लो बोलेंगे। क्या हमारा वर्कफ्लो है? पहले वाला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप, आखिर में हमारा काम कंप्लीट हो गया, रिजेक्ट हो गया, मना हो गया, कुछ भी हो गया। तो वर्कफ्लो कैसे चल रहा है? स्टेप नंबर 1 ये वाला काम करेंगे, काम हो गया तो स्टेप नंबर 2, काम नहीं हुआ तो दूसरा स्टेप है, नहीं होगा, 2 ट्री बन गई। फिर ये वाला काम हो गया तो नीचे वाला स्टेप नहीं हुआ तो वो वापस कहीं चली गई, तीसरी यहाँ से भी 2 ट्रीज बन गई। इस तरीके से ट्री बनती जा रही है, और आखिर में क्या हो रहा है? काम या तो हो जाता है तो एंड हो जाता है, काम नहीं होता तो वो कहीं और चले जाता है कि काम नहीं हुआ, फिर वहाँ से दूसरी चीज़ ओपन मिलाती है कि काम नहीं हुआ तो क्या करना है। तो इस तरीके से वर्कफ्लो स्टेप्स से बन रहे हैं। स्ट्रेट नहीं जा रहा कि 1 2 3, 2 के बाद ऑप्शन है, या तो उधर है या तो उधर है। यहाँ पर क्या है? डिसीजन। अगर काम हो गया तो इफ लगा, इफ ने कहा ट्रू तो यहाँ पे चले आओ, इफ फॉल्स हुआ तो यहाँ चले जाओ, आगे दोबारा डिसीजन, आगे दोबारा डिसीजन। तो एक्चुअली अगर एजेंट देखा जाए तो वो भी प्रोग्रामिंग के एक वाइल लूप लगा हुआ है और एक इफ एल्स लगे हुए हैं। वाइल लूप क्या कर रहा है? हर वक्त चल रहा है, चलाता जा रहा है, चलाते जा रहा है। इफ एल्स क्या लगे हुए हैं? जो चला रहा है वाइल लूप, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर इफ यहाँ लाइक चला तो यहाँ, यहाँ लाइक चला तो यहाँ, यहाँ लाइक चला तो यहाँ, एट द एंड कोई ना कोई आउटपुट आया, लूप ब्रेक हो गया। जब तक आउटपुट नहीं आया, लूप चलता जा रहा है। फिर हमने कोई एक्सेप्शन लगा दी कि भाई 10 बार से ज़्यादा नहीं चलेगा, वरना तो प्रोग्रामिंग हमारा क्रैश हो जाएगा। फिर एक बार चला, दूसरी बार चला, तीसरी बार चला, चलता जा रहा है, जब तक काम नहीं हुआ चलता जा रहा है। तो यही एजेंट है, मतलब किसी ने कोडिंग करी हुई है, सारी लूप लगाया हुआ है, पेन लगाया हुआ है, सारी चीज़ लगाई हुई है, हमें उसका फ्रेमवर्क बना के दीजिए कि आप इसको अपने पास डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, चलो। कॉन्सेप्चुअली हम क्या काम कर रहे हैं? वर्कफ्लो बना रहे हैं, या तो ऑटोनोमस चीज़ें बना रहे हैं। वर्कफ्लो मतलब स्टेप बाय स्टेप, ऑटोनोमस मतलब एक ही चीज़ है, वो चलती जा रही है अपने हिसाब से खुद ही। वो भी वर्कफ्लो के अंदर है हमारे पास में। यही कॉन्सेप्ट आप प्रोग्रामिंग में चलाते हो, यही कॉन्सेप्ट आपको कहीं से बनाना है। अब मुझे ये बताएं, सिमेंटिक या एक्चुअल स्टैटिक वर्ड, इंग्लिश के वर्ड होते हैं ना, जैसे एक वर्ड हो गया ABC, किसी का नाम हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन करूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ अमीन, और यहाँ पर मैं लिख दूँ ऐसा। मैं कह रहा हूँ अमीन भाई आए तो उनको क्या करो, उनको पास रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो? ABC। अगर एहसान में आए तो क्या करो? रिटर्न कर दो XYZ। तो ये डिसीजन किस पे हो सकता है प्रोग्रामिंग में?
इफ एल्स में हो सकता है, प्रॉपर हो सकता है, लेकिन एज ए ह्यूमन आप डिसीजन लेते हैं, आप इफ एल्स पर डिसीजन लेते हैं, क्यों आप ना क्यों कह रहे हैं? रीजन क्योंकि अगर अमीन ऐसे के बजाय ऐसे आ गया तो इफ एल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और किसी ने अगर अमीन ऐसे लिख दिया, चाहे वो लोअर करेक्टर आपको बोले मैं तो लोअर वाला मेथड चला दूंगा, फंक्शन चला दूंगा, तो अगर ऐसे लिख दिया तो फॉल्स हो जाएगा। और किसी ने अमीन को इस तरह से बोल दिया तो भी फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ह्यूमन अगर ऐसे डिसीजन ले रहा होता तो वो तो फिर डॉट बिल्कुल वैसा ही मिलेगा तो वो डिसीजन लेता, अदरवाइज डिसीजन नहीं लेता। मैं किसी का नाम पुकारूं प्यार से या थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में या खींच के वो हर तरीके से नाम सुन रहा है। ये क्या होता है? सिमेंटिक। सिमेंटिक मतलब वो बात को समझ के जवाब देगा। आप इफ एल्स के पास ये पावर है, समझ सकता है ये तो बोला एज इट इज मिलेगा तो बात आगे बढ़ेगी, वरना बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ पर फंस जाता है हमारा कौन एजेंट। अब एजेंट इफ एल्स तो लगा सकता है, कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है ना, प्रोग्रामिंग बस लगा सकती है, लेकिन ये सब नहीं कर सकता। अगर कोई अमीन की जगह कुछ और बोल दे कि भाई, तो फिर वो पर्सन परेशान हो जाएगा। उसको क्या पता कौन टीचर हो, कहेगा टीचर तो सोए, कौन सा वाला टीचर। अगर चलें इस पर भी उसने कोई लूप लगा दिया, 100 टीचर में से मैच कर लिया, तो प्रोग्रामिंग तो बढ़ती जा रही है, कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, जबकि मसले का हल नहीं आ रहा। बस सिमेंटिक कैरेक्टर की सर्चिंग नहीं है हमारे पास। एज इट इज डॉट टू डॉट पर ढूंढ सकते हैं। कोई इस तरीके की बोतल किसी को दिखे तो बता दो, अगर किसी को थोड़ी सी भी चेंज मिली तो वो नहीं बताए। सेम मिलेगी, इस पर ब्लैक डॉट है, उस पर ब्लैक डॉट होगा तो बताएगा, इस पर ब्लैक डॉट हुआ, उस पर नहीं हुआ तो नहीं बताएगा। अब ये प्रोग्रामिंग यहाँ पर स्टक हो गया। यहाँ पर हमें ज़रूरत है किसी ह्यूमन की जो आगे डिसीजन ले और आगे बढ़ा। तो जब भी जितनी भी एप्लीकेशन आप एक्सेस करते हैं आज की दुनिया में, उसमें जो ह्यूमन का एक्सेस होता है वो डिसीजंस का होता है। बैंक्स में भी आप जाते हैं तो आपसे पूछते हैं अप्रूव, कन्फर्म, कंसेंट आपसे ले रहा होता है, फिर आप पेमेंट कर रहे हो तो आगे बढ़ा होता है। और एप्लीकेशन इतनी स्मार्ट है, अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई इसको पैसे भेज दो, वो बात तो सुन लेगा मेरा। फिर मैं कहूँगा भाई अब्दुल सत्तार को 5000 दे दो, अब वो कहेगा अब्दुल सत्तार को 5000 दे दो, लेकिन मुझ बात को समझ के प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेगा, लिख सकता है? उसको क्या पता मैंने क्या कहा, या मैंने बात को पलट के दे दिया यार 5000 दे दो उस बंदे को जो लास्ट टाइम मुझसे मिलने आया था, वो कैसे समझेगा? प्रोग्रामिंग में इफ एल्स में आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो, तो ह्यूमन की हमें ज़रूरत थी। अब हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आई, 3 नाम मैं आपको बता रहा हूँ। एक मैं बता रहा हूँ डिफ्यूजन मॉडल, एक मैं आपको बता रहा हूँ गेन, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, गेन बोलते हैं इसका खान। एक मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसफॉर्मर। इन तीनों ने क्या करा, इन तीनों के पास सिमेंटिक डेटा था एम्बेडिंग फॉर्म में। एम्बेडिंग मतलब नंबर्स, कंप्यूटर से नंबर्स में चलता है, नंबर की फॉर्म में डेटा था। और ये क्या कर सकता था, किसी भी सिमेंटिक डेटा को नंबर में कन्वर्ट करके रख सकते हो, नंबर से बुलाकर सिमेंटिक रखते हैं। सिमेंटिक मतलब समझा देता हूँ, सिमेंटिक मतलब ये जो अमीन है ये क्या है, सिमेंटिक। और अगर अमीन को मैं नंबर दे दूँ कोई, ये क्या है, क्या कहेंगे इसको? हमारे केस में अभी हम समझने जा रहे हैं इसको एम्बेडिंग बोलते हैं। अगर कोई 277 बोले, मैं क्या कहूँगा कौन है ये? अगर यहाँ पे कोई एहसान बोले, एहसान को हमने नंबर दे दिया 278, वो 278 बोलेगा, एहसान बोलेगा। अब एक प्रॉब्लम है सर्चिंग में। अगर मैं आपको एक बुक दूँ, किताब, उस किताब में कोई स्टोरी लिखी है, मैं कहूँ ये स्टोरी ढूंढ के दिखाओ, किताब में 15,000 पेजेस है, कितना टाइम आप अप्रोक्सीमेट लगाएंगे स्टोरी ढूंढने में? कंटेंट में जाएंगे, किस पेज पर वो स्टोरी है? कंटेंट में जाएंगे। स्टोरी का नाम बताओ आपको, एक तरह का नॉट पॉसिबल हो जाएगा, इंडेक्स अगर नहीं है तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा ना, आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं आपको 1 लाख नंबर दूँ, हर एक पेज के ऊपर 1000 नंबर हो, सही है? तो कितने पेज होंगे बुक में? 100 पेज होंगे। या हर एक पेज के ऊपर 100 नंबर हो, कितने होंगे पेज में, बुक में पेज? 1000 पेज होंगे। अब मैं आपको बोलूँ
मुझे ढूंढ के बताओ 1240 ये वाला नंबर, कितनी देर लगाएंगे आप ढूंढने में? हर पेज पे 100 नंबर है। क्विक ओपन सेकंड्स, और अगर कंप्यूटर हो तो वो तो मिली सेकंड नॉन सेकंड से भी उससे भी कम। तो इसीलिए कोई भी कंप्यूटर फास्ट चल सकता है नंबर पे, पॉसिबल ही है सिमेंटिक में फास्ट चलना। कैसे समझेगा, कैसे पढ़ेगा, पॉसिबल ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम टोकनाइजेशन का एक टॉपिक लाते हैं। टोकनाइजेशन में क्या होता है, जो हमारा पूरा सेंटेंस होता है वो इस तरीके से ब्रेक हो जाता है और हर एक वर्ड को एक नंबर मिल जाता है। जब भी नंबर मिल जाता है तो सर्च हो जाती है, क्या ईजी हो जाती है, फास्ट हो जाती है। एक वेबसाइट पर मैं आता हूँ, आप लोगों को इस वेबसाइट पर दिखा। TensorFlow हर चीज को पढ़ा रहे हैं। क्या लिखा हुआ, फैचिंग टेंसर वैल्यू। टेंसर्स पता है ना क्या होता है, स्केलर, वेक्टर, टेंसर, डायमेंशंस होती है हमारे पास, ठीक है ना। तो डायमेंशंस क्या होती है, जैसे कि आप लोग इस वक्त बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक डायमेंशन में, एक डायमेंशन ऐसे, एक डायमेंशन ऐसे, एक डायमेंशन ऐसे, पता है ना फिजिक्स में। तो डेटा भी डायमेंशन में रखा हुआ है। ये जो हम प्रोग्रामिंग में एरे लिखते हैं, ये वाली, ये कितने डायमेंशन है? वन डायमेंशन है ना। अगर यहाँ पर आकर मैंने एरे में एक और एरे रख दी, फिर भी वन, और कॉमा लगा के एक और एरे रख दी, कितने डायमेंशन हैं? कितनी है? एक्सिस देखें आप, एक्सिस कितने एक्सिस बन रहे हैं? वन समझ नहीं आया, दोबारा बता। ये नंबर लिखा हुआ है 1, कौन सा एक्सिस चल रहा है? अब कौन सा एक्सिस आ गया? अभी इसको कम कर लेते ताकि समझ में। कितनी डायमेंशन है अभी? कौन सी, एक्स और वाई। एरे में कैसे रखें इसको, कैसे रखेंगे इस नंबर को एरे में? अगर मैं यहाँ पर रखूँ एक्स एक्सिस, हो गया एक एक्सिस, अब दूसरी एरे बनानी पड़ेगी दूसरे वाले की नहीं, मतलब ये हो गया दूसरा एक्सिस। अब अगर इन दोनों को मैं एरे में रख दूँ, तो अगर आप इसको ओपन करेंगे, आप क्या करेंगे, एक आपके पास पहला वाला एक्स एक्सिस की लाइन नंबर 1 और ये एक्स एक्सिस की लाइन नंबर 2 और ये एक्स एक्सिस की लाइन नंबर 3 और ये लाइन नंबर 4। अगर आप इस डेटे को ओपन करके लिखें तो आप लिखेंगे किस स्टाइल में, इस स्टाइल में लिखेंगे। समझ में आ रहा है? यही डेटा ऊपर रखा हुआ है। ये डेटा कितनी डायमेंशन है था? 2 डायमेंशन। और ऊपर जो एरे रखी है वो कौन सी डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है। यही डेटा उसमें रखा हुआ है। हर एक लाइन को एक एरे में रख दिया, ऐसे देख लो भाई, शायद समझ में आ रही। हर एक लाइन लिस्ट थी ना भाई, हमारी नहीं तो एरे, ठीक है। और हमने आखिर में क्या करा, सारी एरे को एक सिंगल एरे में रख दिया। अब आ रहा समझ में? लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, कितने एक्सिस हो गए हमारे पास? 2 डायमेंशन। एक डेटा एक्स में जा रहा है, डेटा वाई में जा रहा है, प्रोग्रामिंग में वैसे रखोगे। इसी तरीके से डायमेंशन बढ़ती जाएंगी और ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है क्लस्टर, अगर आपको थोड़ी सी भी फिजिक्स की बात समझ में आती है, डायमेंशंस की नॉलेज है,
तो मुझे ही बताएं कि डेटा जो घूम रही है, डॉट घूम रही है, कितनी डायमेंशन है इसमें? अगर किसी ने 3 कहा, बिल्कुल गलत बोला है। ये बॉल घूम रहा है, क्लस्टर पूरा बना हुआ है आपके पास। अब आसमान में किसी ने देखा ना सितारे घूम रहा है, 3 डायमेंशन हो गई क्या वो? अभी भी 3 डायमेंशन नहीं हो सकते इसको। नो डायमेंशन। कितनी डायमेंशन आपको ये लग रहा है? ये है 200 डायमेंशन। एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, डायमेंशन से डायमेंशन का एक क्लस्टर बना हुआ है, सब अपनी अपनी लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। इस तरीके की डायमेंशन को हम टेंसर्स बोलते हैं। अब सवाल ये, यहाँ पर राइट साइड में एक सर्च का बटन है। अब नोटिस करें, मैं अपना माउस किसी एक डॉट पे रखूंगा, आप देखना उस डॉट में रखा हुआ क्या है? क्या रखा हुआ है? बफर, स्टैक, की, कोर्सेस, रेंज, एफिशिएंट, टोन, रोल, पोर्टेबल, ये सारा क्या रखा हुआ? डेटा। लेकिन आपका डेटा किस में रखा हुआ? बहुत सारी डायमेंशन में फैला हुआ है। तो उन्होंने एज अ विजुअलाइजेशन दिखाई है आपको डेटा कैसे रखा हुआ, अलग अलग डायमेंशन मिक्स हुआ हुआ। अब यहाँ पर आके मैं कुछ सर्च करता हूँ। क्या सर्च करूँ मैं? मैं सर्च करता हूँ क्लासेस। क्या हो गया? ये सर्च होने में कितनी देर लगी है? मुझे बताएं। अभी मैंने आपको एक बुक दी थी, मैंने कहा था स्टोरी ढूंढ लो। 1200 पेजेस की या लाखों पेजेस की बुक, 15,000 पेजेस की बुक थी। तो आपने कहा कि स्टोरी को ढूंढना मेरे लिए नॉट पॉसिबल हो जाए, पूरी बुक पढ़नी पड़ जाएगी। तो इसने क्लास को इतनी सारी डायमेंशन, इतने सारे डेटा में से कैसे कोई ढूंढ के बता रहा? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट पे मैं एंटर भी कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट पे मैं आ भी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेकेशंस, या हम तो लिखते हैं कार। कार पे भी स्पेसिफिक आ जाता है। कार हमारी कहाँ है? ये नहीं। जूम ज़्यादा है। कार्स में मैं कहीं और चलेगा तो केयर पर आ गया। इसके आसपास आप देखें, ये डेटा डायमेंशंस में रखा हुआ है। देखें सारा डेटा है। तो हो क्या रहा है? डेटा सिमेंटिक नहीं रखा हुआ, डेटा किस में रखा हुआ है? एम्बेडिंग्स में रखा हुआ है। इस तरीके से जो भी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई थी, मीन को हमने कोई भी दे दी एम्बेडिंग, और एहसान भी को कोई भी एम्बेडिंग दे दी। समझ रहे हैं? ये डेटा एम्बेडिंग में रखने का फायदा किसको हुआ? एल्गोरिथम को हुआ कि वो सर्चिंग फास्ट कर रहा है। एल्गोरिथम मतलब जो भी कोड लिखा हुआ, सर्चिंग फास्ट कर रहा है। और आपको भी अगर मैं नंबर्स में ढूंढने का बोलूँ, आपने क्विक ढूंढ लिया, 12वें पेज के ऊपर ये रखा हुआ। आपको जैसे पता 12वें पेज पर, आपको पता था पहले से? मैंने आपको कहा 1240 नंबर ढूंढो, हर पेज पे 100 नंबर रखे हैं। आपने 12वां पेज कैसे बोला? क्योंकि नंबर्स में सर्चिंग करना ज़्यादा ईजी है, मिली सेकेंड्स। अब ये वाला जो काम करा है, ये तो कर लिया। कुछ मॉडल लिख के गया, एक लिखा गया डिफ्यूजन मॉडल, एक लिखा गया गेन, एक लिखा गया ट्रांसफॉर्मर। आप जो ChatGPT इस्तेमाल करते हो, वो क्या यूज़ करता है? ChatGPT के नाम में भी आखिर का जो T है वो ट्रांसफॉर्मर है। जो आपका ChatGPT का कोई और मॉडल इमेजेस जनरेट करता है, वो क्या यूज़ करता है? डिफ्यूजन मॉडल। कुछ लोग गेन यूज़ करते हैं। ये तीनों लिखे हुए क्या है? कोड लिखे हुए। आप जैसे डेवलपर्स ने कुछ कोडिंग लिखी है, और वो कोडिंग क्या कर रही है? किसी भी वर्ड को लेकर एम्बेडिंग में रखवा रही है, कहीं सेव करा रही है, और उसको वापस लेकर आ रही है। लेकिन इतना होना काफ़ी नहीं है। इतना होना काफ़ी क्यों नहीं है? सपोज करें आपके पास ऑप्शन है,
आपके पास एक ना डिक्शनरी है। अब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा मुझे बात करते करते जो जो वर्ड मैं उर्दू में बोल रहा हूँ या जो जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपना डिक्शनरी में मुझे देख के बताना, ठीक है? मेरा सवाल का जवाब ढूंढ के बताना। तो अगर आप मेरे सवाल का जवाब डिक्शनरी में ढूंढेंगे बताएंगे तो जितना टाइम आप मेरे साथ रहेंगे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर आप 3 साल से मेरे साथ, आपको पता है मैं क्या बात बोल रहा हूँ, उसका जवाब कहाँ ढूंढना है, कौन से पेज पर ढूंढना है ना? इसको बोलते हैं ट्रेनिंग। कि आप शेफ हैं, खाना बनाते हैं, आपने अपने साथ किसी को रखा, अब वो आपको कॉपी कर रहा है लेकिन अच्छा कॉपी नहीं कर रहा। वो आपके साथ 2 साल रहा, 3 साल रहा, वो आपको अच्छा कॉपी कर रहा है। वो आपको खुद ऐसी बोलेंगे भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, वो फौरन से आपके हाथ में दे दिए, ये लो। समझ रहे? कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब ट्रेन करना है कि आपके दिमाग में बहुत सारा डेटा है इस वक्त, होगा ना? लेकिन अगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जवाब सही कैसे दे रहे हैं? सिर्फ डेटा होना काफ़ी है आपके दिमाग में? आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है कि कब क्या बात करनी है, कब क्या बात नहीं करनी। बहुत सारी चीज़ आपको पता है, फिर भी नहीं बोलेंगे, ठीक है? अभी हम यहाँ पर आए थे मार्केट में, हमने क्लास टाइमिंग की चेंज करने की बात करेंगे। तो उस वक्त आप सब लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। किसी ने अपने घर की प्रॉब्लम बताई, मैंने क्या कहा, घर की प्रॉब्लम का हम तो नहीं कर सकते कुछ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस कमज़ोर है क्योंकि उस जवाब का यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं। उस पर मैं क्या करूँगा सुन के? उस बात को बोलने का फ़ायदा नहीं है जिसका कोई फ़ायदा नहीं, जिसको कुछ होना ही नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ आपके घर की प्रॉब्लम सुन के? मेरे पास कोई सोल्यूशन है? अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि जो बात हो रही है उसके रेलेवेंट रहना है, या तो हाँ में आना है या तो ना में आना है, या प्रॉब्लम को कॉन्क्रीट रखना है कि ये प्रॉब्लम है। हम किसी को ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते, तो कोई भी किसी को नहीं करवा सकता। तो अब आपके पास जो मॉडल है उस मॉडल की इमोशनल इंटेलिजेंस बनानी है। अब ये तो मैंने डेटा सर्च करा, ये कार ढूंढ के लाया, खाली कार तक तो काफ़ी था। अगर मैं कोई सवाल दूँ, सवाल क्या दूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि ये वाला मैं काम करने जा रहा हूँ, इसका जवाब क्या होगा? जो हम ChatGPT पे या कहीं ना कहीं जाके पूछते हैं। अब उस सवाल का जवाब लाने के लिए उसके पास तो इतना सारा डेटा है, वो तो कहीं से भी ला सकता है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस बिल्ड करनी है ना कि सवाल को समझना कैसे, जवाब कैसे लाना है, कितना तुम सही जवाब दे रहे हो। अगर आप बुक पढ़ के आए, मैं आपको बाइबल दूंगा ना, फिर मैं आपको नंबर दूंगा कि आपने बड़ा गलत बाइबल दिया, या आपने 70% सही दिया है, या 30% सही दिया। अब आपने भी वही बुक पढ़ी है, उन्होंने भी वही बुक पढ़ी है, उन्होंने बाइबल अच्छा दे दिया, आपसे अच्छा हुआ नहीं। फर्क क्या है? एक्सपीरियंस का फर्क, समझ रहे हैं? तो ये जो मॉडल बनाए, डिफ्यूजन मॉडल, गैन मॉडल, ट्रांसफॉर्मर मॉडल, ये क्यों बनाए? इसकी मदद से हमने डेटा देकर ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग कैसे करवाई? ट्रेनिंग ऐसे करवाई कि हमने पहले उसको डेटा दिया, फिर से सवाल पूछा, फिर हमने ये देखा कि सवाल का जवाब सही आ रहा है नहीं आ रहा। सही आ रहा है तो हमने बोला बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया। जहाँ गलत आ रहा है हमने कहा भाई ये जवाब गलत है। इसको पता लग गया, इसने जाकर अपनी ट्रेनिंग को सही करा। ट्रेनिंग मतलब हमारे इस प्रोग्राम में पैरामीटर्स होते हैं, इसने जाकर अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट करा। आपके माइंड में ट्रेनिंग हो रही है ना, आपके माइंड के पैरामीटर्स एडजस्ट हो रहे हैं। पैरामीटर मतलब जहाँ जहाँ डेटा रखा हुआ उसको एडजस्ट कर लो, इस डेटे को यहाँ रख दो, डेटे को यहाँ रख दो, डेटे को यहाँ रख दो। सही है? अगर आप किचन में काम कर रहे होंगे किसी शेफ के साथ, तो शेफ बार बार चीज़ें मांग रहा है, आपने क्या कहा, नमक का डब्बा अपने बिल्कुल करीब रखा, बाकी चीज़ें दूर दूर रख के अपने हाथ पे चीज़ें सेट करनी, जैसी कोई मांगे मैं फ़ौरन दे दूँगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब हमने ट्रेनिंग कराई तो उसने क्या करा, अपने आप को ट्रेन कर लिया कि कौन से सवाल पे क्या जवाब देना है और क्या जवाब नहीं देना है, क्योंकि हम उसको सही गलत बताना है। ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही, इस तरीके से हम लेके चलते हैं। ठीक है? अब ये जो गेन है, ये गेन के पास इसने क्या दिमाग चलाया? इसने कहा भाई मुझे सही गलत बताने के लिए किसी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है। आप 2 मॉडल बनाओ, एक का काम डेटा ढूंढ के लाना, मतलब डेटा जनरेट करना, दूसरे का काम डेटे को डिस्क्रिमिनेट करना, वैलिडेट करना कि सही है गलत है। एक डेटा जनरेट करे, दूसरा उसको देख के बोले फेक, फिर वो जनरेट करे, दूसरा बोले फेक, फिर वो अपने आप को प्रूव करे, फिर वापस आए, फिर फेक। हुआ क्या, 2-3 घंटे दोनों की लड़ाई चली, 2 घंटे बाद वो सही जवाब देना शुरू हो गया। अब इतना तो नहीं है ना, कब तक फेक होगा? तो जो बोल रहा था फेक, वो भी अपने आप को बढ़ाता जा रहा है कि भाई इस तरीके का डेटा, इस तरीके का, दोनों आपस में एक दूसरे को ट्रेन कर रहे हैं और अपनी इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करते जा रहे हैं। फ़ायदा क्या हुआ, जब मैं इनके पास सवाल देता हूँ, सवाल का एक्यूरेट आंसर आता है या नियर टू एक्यूरेट आता है, क्योंकि ये दोनों आपस में ट्रेन हो गए किस वक्त किस सवाल पे क्या डेटा ढूंढ के देंगे। इन्होंने अपने आप को अलाइन करा हुआ, ट्रेन करा हुआ, इनके पास डेटा है।
लेकिन कब किस बात पे क्या डेटा देना है, इमोशनल इंटेलिजेंस के पास आगे। वो कैसा है ट्रेनिंग, एक स्टेप को इतना रिपीटेडली हमने चलाया कि उतना अपने आप को सेट कर लिया, अपने पैरामीटर्स की ओर ट्रेनिंग कर। अब डिफ्यूजन मॉडल यूज़ करें, गेन मॉडल यूज़ करें, ट्रांसफॉर्म मॉडल यूज़ करें, हमारे केस में क्या है, हम क्या नाम से जानते हैं, हम बोलते हैं LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, या LVM, लार्ज विजन मॉडल, कोई भी अभी LLM रख लेते हैं आसान के लिए। तो जितने भी टेक्स्ट बेस्ड मॉडल होते हैं जो टेक्स्ट के ऊपर जवाब दे रहे होते हैं वो सारे ट्रांसफॉर्मर्स हैं। जितने भी इमेजेस बेस्ड मॉडल होते हैं वो या तो गेन होते हैं या तो डिफ्यूजन मॉडल होते हैं। अब ट्रांसफॉर्मर के पास गेन वाली चीज़ नहीं, गेन के पास क्या था, दो मॉडल थे, एक बना रहा है डेटा को जनरेट कर रहा है, दूसरा उसको सही गलत बता रहा है, तो वो अपने आप को ट्रेन कर रहा है। ट्रांसफॉर्मर के पास अलग चीज़ होती है। अब ये मुझे आप सर्च करके बताइए कि ट्रांसफॉर्मर के बाद क्या तरीका होता है सही गलत पता नहीं है, सवाल का जवाब कैसे समझ के वो बताता है। एक्टिवेशन एक तरह का कुछ होता है, सर्च करें, सर्च करें, हिंट दे दी मैंने एक्टिवेशन के नाम से। ये एक डायग्राम थी छोटी सी जो हमने बहुत पहले बनाई थी, और नाम ये देखें, ये होता था, हम जीपीटी पे गए, जीपीटी का ट्रांसफॉर्मर मॉडल कैसे काम कर रहा है। हमने कहा आई वांट टू डू शॉपिंग फॉर समर सीजन नाउ फॉर अ कॉर्पोरेट मीटिंग इन इवनिंग। अब आप ऐसा ह्यूमन के कनेक्शन बनाए। पहले तो आपने कहा कि भाई शॉपिंग करना चाहता हूँ मैं, कनेक्शन हो गया शॉपिंग का। इससे डेटा क्या सर्च होकर आएगा, शॉपिंग की लोकेशंस क्या सर्च करना है, क्या लेना है, शॉपिंग की थिंग्स कि क्या बाय होता है। फिर उन्होंने क्या किया, समर, तो शॉपिंग की तो हज़ारों चीज़ें होती हैं, फिल्टर हो गई, समर पे आ गए, एम्बेडिंग सर्च हो रही है ना, समर पे आ गए। फिर आएगा कॉर्पोरेट मीटिंग, भाई कॉर्पोरेट मीटिंग में तो सारे समर्स के फैशन नहीं चल सकते, कुछ फैशन चले, कॉर्पोरेट मीटिंग के स्पेसिफिक आ गए। फिर लिखा हुआ इवनिंग, उन्होंने कहा इवनिंग के हिसाब से समर सीजन में कैसा माहौल होता है। अब ये जो वर्ड्स के दरमियान रिलेशन समझना है, ये काम है ट्रांसफॉर्मर का। या आपके जैसे किसी डेवलपर ने कोड लिखा है
और वो कोड लिखा है पाइथन, एक लाइब्रेरी पाइथन के ऊपर चलती है, उसके ऊपर लिखा हुआ। अब एक्चुअली में काम क्या हो रहा है, इनपुट गया, इनपुट नीचे आया, कहाँ पे गया, इनकोड हुआ। इनकोड मतलब उसको रीड करके किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना। पहला काम क्या हुआ, सेल्फ अटेंशन। तो जो अभी मैंने बताया था हमारे पास क्या होता है, क्या चीज़ बताई थी आपको नाम, गेन। गेन में क्या था, दो मॉडल थे, एक ट्रेन कर रहा था, दूसरा उसको सही गलत बता रहा था। ट्रांसफॉर्मर में क्या है, सेल्फ अटेंशन, उसमें गेन नहीं है, उसमें सही गलत वाला ऑप्शन नहीं है। क्या है उसमें, सेल्फ अटेंशन ने क्या अटेंशन करी, शॉपिंग, समर, कॉर्पोरेट मीटिंग। उसने कहा पहले सेल्फ अटेंशन निकालो, फिर उसमें क्या हुआ, उन्होंने उसकी अंडरस्टैंडिंग करी, उस पर मजीद वर्किंग करी, और मजीद वर्किंग करने के बाद क्या करा, डेटा जनरेट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। तो एक्चुअली में ये काम हो रहा है, इनपुट सेल्फ अटेंशन करी, इसने डेटा सर्च करा, सर्च करके आपको जवाब दे दिया। तो जो हमारे एलएलएम में कोई स्मार्ट नहीं है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगा, आपकी तरफ दिमाग नहीं है। कोडर ने इस तरीके का मैकेनिज्म सेट करा है कि वो वर्ड्स के सेल्फ अटेंशन निकालता है, उसको सर्च करता है, सेलेमेंट बतलाता है, उसको मिलाता है और आपको जवाब देता है। अब वो जो सारा काम कर रहा है एम्बेडिंग में कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एम्बेडिंग के क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, रो टेक्स्ट मतलब जो आपने इनपुट लिखा हुआ आया वो किस में कन्वर्ट हुआ, टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन पहले तो अलग अलग करेंगे ना। अब मुझे आपने पूरा सेंटेंस बता दिया, पूरे सेंटेंस का तो वेक्टर नहीं बनाऊंगा, आई का वेक्टर अलग बनाऊंगा, वन का अलग, टू का अलग, तो मैंने सबको अलग अलग कर लिया, मतलब टोकन। टोकन का मतलब क्या है, हर एक वर्ड का मैं टोकन दूँ। अगर मैंने कहा माई नेम इज अमीन, कितने टोकन है, माई एक हो गया, नेम एक हो गया, इज हो गया और अमीन। और अगर आगे डॉट लगा तो डॉट के अलग टोकन हो गया। सही है, क्यों अलग अलग करा हमने, फिर हमने इसी टोकन को नंबर देना, फिर नंबर दे के रखवा देना, बाद में ताकि दोबारा आने में आसानी है। वापस आएंगे, ये वाला नंबर, ये नंबर के बदले ये टैक्स, ये नंबर इसके बदले ये टैक्स, ये नंबर इसके बदले ये टैक्स। सही है, और ये हमारा सारा प्रोसेस है। शॉर्ट में अभी मैंने बताया। अगर मैं यहाँ पर आऊँ गूगल पे, मैं यहाँ पर लिखूँ ओपन एआई टोकनाइजर, ये वेबसाइट है, इस पर आकर मैं देखता हूँ ये होता क्या है, जो अभी हमने बात करी। यहाँ पर देखिए मैं कुछ फॉर्म लिखूँगा, लिख दिया मैंने। अब नीचे देखें कितने टोकन बने, 8 से 6 बने। एक को वैसे गलत काउंट करा, इसमें दोबारा लिख देना, अभी भी कर रहा है। एम को अलग ले रहा हूँ, पता नहीं क्यों ले रहा, अब सही हो गया। खैर वो तो पता नहीं क्या बात। ठीक है, टोकन मतलब इसमें देखें सबको अलग अलग कर लिया। अभी हमारे पास नीचे का सिलेक्ट है टैक्स, तो यहाँ मैं इस तरह के कलर में दिखा रहा है। अगर हम टोकन आईडी करें तो क्या हो जाएगा, देखें ना मेरे नाम के साथ क्या हुआ। तो माई का करेक्टर क्या है 5444, नेम का क्या है 1308, इसका क्या है 382, अमीन का क्या है 17320, आलम का क्या है 99670। और डायमेंशन कौन सी है, डायमेंशन, इसके अंदर इसने सारा टोकन रख लिया। रखवाने के बाद क्या करा, मॉडल के पास गया, मॉडल ने अपने पास डेटा था, खजाना, डेटा का खजाना, लेकिन वो ट्रेन हुआ खजाना था, ऐसे ही रखा हुआ नहीं था। उसको पता था ये चीज़ आ रही है तो यहाँ पे नमक का डब्बा उठाना, तो ये रहा, उसने अपने आप को रेडी करा, एक्सपीरियंस है वो। उसके साथ सेम काम लाखों बार हो चुका है, उसको पता है मैं गलती कहाँ करता हूँ कहाँ नहीं करता। तो उसने क्या करा, सवाल पढ़ा, सवाल का जवाब ढूंढा और जाके आपको दे दिया। ये हमारे पास क्या बन गया, एलएलएम बन गया। ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल है तो एलएलएम ना, माई डेफिनेशन में। ये हमारे पास क्या होगा, क्या नाम बताया हमने, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। कोडिंग क्या लिखी हुई, किसी क्या लिखा हुआ पीछे, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का मेन कंपोनेंट कौन सा है, सेल्फ अटेंशन। क्या है, एक बार बाकी लोग रिपीट करें, क्या है, सेल्फ अटेंशन। सेल्फ अटेंशन हमने क्या करी, समर, कॉर्पोरेट मीटिंग और शॉपिंग, तीनों को अटेंशन देके अलग कर लिया।
ताकि जवाब देते वक्त मैं उसको पता कर सकूं बात क्या हो रही है। वरना प्रॉब्लम क्या होती, पहले वो जाकर समरी की शॉपिंग करता, फिर वो देखता अरे ये तो बोल रहे हैं, पहले जाकर शॉपिंग करता, इतनी सारी चीज़ें लगे आता, फिर बोलते थे समर की बात करें, समर को फिल्टर करता, फिर बोलता ये तो कॉर्पोरेट की बात करें, कॉर्पोरेट को करता, तो वो भी पागल हो जाता। सेल्फ अटेंशन मतलब एक साथ सारा काम करना, पैरेलल, एट अ टाइम वो लेके ही वही डेटा आ रहा है जो उसको लाना चाहिए, ना कि वो दुनिया की सारी शॉपिंग जो उठा के लिया, वो आपका सवाल समझ के उसी चीज़ को सर्च करके ला रहा है, उसी को जवाब दे रहा है। सेल्फ अटेंशन। तो इसी की ट्रांसफॉर्मर से ये ट्रेन हुआ और उसी ट्रांसफॉर्मर से इन्फ्लुएंस हुआ। पहला वर्ड है मेरा, मैं कह रहा हूँ ट्रेनिंग, आप लोग एक बार रिपीट करेंगे, क्या वर्ड है? ट्रेनिंग मतलब एक्सपीरियंस देना, सिखाना। दूसरा वर्ड है इन्फ्लुएंस, मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। हाँ है, इसके बाद मैं ये ले रहा हूँ, क्या है ये? एक बार रिपीट करें, क्या लिखा हुआ ये? तो आप जो LLM के पास जाते हैं ना, उससे बात करते हैं, आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे। ट्रेनिंग तो ChatGPT वाक्य एम्प्लॉयज से करिए, आप क्या कर रहे हैं? मतलब एक ट्रेनिंग कोई भी चीज़ से बात करके उससे जवाब दे रहे हैं। तो हम लोग ट्रेनिंग नहीं करते, हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। ट्रेनिंग किसने करी है? उनके एम्प्लॉयज़ ने ट्रेनिंग करके रखवा दिया। वो ट्रेनिंग के लिए भी ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहे हैं, हम इन्फ्लुएंस के लिए भी ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों का ब्रेक है, आप लोग अपना फेस वॉश करके कुछ करके आ जाएं, लेकिन कोशिश करें जल्दी आए। में तो होगा ना, आपका है, हम लेके भेजेंगे आपको। तमाम स्टूडेंट जो यहाँ बैठने में, उनके लिए ज़रूरी बात है कि आपकी Q4 की टाइमिंग सिलेक्शन आपको मिल जाएंगी, वो तो एडमिन अनाउंस करेगी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस रखना अपने अंदर थोड़ी। जब आपने फैब में ज्वाइन करा था उस वक्त तो ये गर्मी नहीं थी, लेकिन आप कराची के रिहायशी है ना, कराची में चक्कर तो लगता रहता है ना, आपको पता है ना इस लेवल की गर्मी होती है। ट्रैवल करते आते हुए तो मसले होते होंगे ना आने जाने में। तो अगर इमोशनल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करी होती किसी ने, तो आप बाई डिफ़ॉल्ट रात की टाइमिंग होती। तो आपने से अगर किसी की जॉब का मसले है या दूसरे मसाइल हैं, एक क्लास के लिए कंप्रोमाइज़ हम कर सकते हैं अगर आपको इसकी वैल्यू पता है। और अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो फिर ज़रूरत नहीं है कंप्रोमाइज़ करने की, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए होता है। पार्ट टाइम में पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि पार्ट टाइम में सारे काम करके मैं पढ़ूँ। पार्ट टाइम में पढ़ाई का मतलब होता है सारे टाइम में से टाइम निकाल के मैं पढ़ूँ। ये दोनों वर्ड में बड़ा फ़र्क है। एक है कि मैं अपने फ्री टाइम में पढ़ूँ, एक है मैं अपना फ्री टाइम निकाल के स्पेसिफिक पढ़ूँ। ये दोनों बातों में फ़र्क है। तो अगर आप इसलिए आ रहे हैं, आपके पास सुबह का टाइम फ्री है, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप इसलिए आ रहे हैं, मैं सुबह टाइम स्पेसिफिक इसके नहीं निकाल पा रहा तो बिल्कुल सही है। तो अगर आप जब इतना थिंकिंग कर ही रहे हैं तो आप अपनी टाइमिंग वो यूज़ करें ताकि आपको ये वाला हालात ना मिले जो अभी आपको मिले। इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ करें, देखें LLM भी कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, आप लोग भी करें। अब है वाइवा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वाइवा आपको इसलिए दिया था कि आप लोग अच्छी प्रिपरेशन कर कर आएँ ताकि हम क्लास में वाइवा ले सकें। लेकिन अभी के जो एनवायरनमेंट हमारे पास है, हम रात वाली क्लासेस में तो वाइवा ले सकते हैं जी, वहाँ पर इस तरह की गर्मी नहीं होगी। लेकिन सुबह वाली क्लास में मुझे नहीं लग रहा कि इतना आराम से पॉसिबल है। तो फिलहाल हम वाइवा को स्किप कर रहे हैं, लेकिन जो मकसद था वो पूरा हो गया। मकसद क्या था? आपकी प्रिपरेशन करवाना। पढ़ाई के लिए प्रिपरेशन चाहिए होता है, पढ़ाई के लिए प्रिपरेशन चाहिए होता है, हमें टाइमलाइन चाहिए होती, डेडलाइन चाहिए थी, फिर हम पढ़ाई करते हैं। तो आप सब लोग पढ़ कर आए होंगे। मकसद पूरा हो गया तो हम आप पे ट्रस्ट कर लेते हैं। फिलहाल अगर आप हमें इस लेवल पे छोड़ दें कि आप पे ट्रस्ट करेंगे या आप हमारे पे ट्रस्ट कर लें, क्योंकि देखिए हम कहीं भी नहीं कहा था आपका हम एग्ज़ाम ले रहे हो, आपको परेशान करें, आपको तंग करें, हमारा मकसद है ही नहीं। हमारा मकसद है पढ़ाना।
तो पढ़ाने के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं वो हम अपने लेवल पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट करते हैं। जहाँ पर एग्जाम देना ज़रूरी है वहाँ हम देते हैं, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ पर हम आपको ज़रूर इस लेवल तक लेके आते हैं कि आप पढ़ाई करें। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। कितने लोगों को LLM वाली बात समझ में आ गई है? सबको आ गई है होपफुली कि LLM किस तरीके से सेल्फ अटेंशन करके आपके सवाल का जवाब लेकर आ रहा है। तो वो कोई इंटेलिजेंट नहीं है, उसके पास डेटा है और उसने अपने पैरामीटर को इतनी बार ट्रेन कर लिया कि उसको पता है किस सवाल पे क्या जवाब देना है, किस कीवर्ड का क्या रिप्लेसमेंट लानी है, क्या जवाब लेकर आना है। वो इस बारे में अच्छे से जानता है, तो उसी ने वो जवाब दे रहा है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस ह्यूमन में होती है कि वो एक्सपीरियंस के साथ अपने आप को अपडेट करता है और सीखता है और उसी हिसाब से डिसीजन लेता है। अब एजेंट जो है, अभी हम क्या बात कर रहे थे, कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है? हमारी इफ एल्स से। हमारी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? इफ एल्स से कि ये सर्चिंग कैसे करेगा। अब हमारे पास फायदा क्या है LLM का? LLM का फायदा है, आपका इनपुट आया, इनपुट मैंने दिया LLM को, LLM ने मुझे जवाब दिया, उस जवाब को मैंने आपको शो करा दिया। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। तो वो जो मैंने एप्लीकेशन लिखी, वो क्या लिखी? यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है, ये मैंने एप्लीकेशन लिखी। और क्या लिखा? उस इनपुट को कहाँ भेजना है? LLM के पास। हमारे केस में कौन है? LLM का कोई मॉडल। कौन सा मॉडल है? सपोज कर लेते हैं ChatGPT का कोई भी मॉडल है, 4 होगा, 4 और मिनी है। ये सारे मॉडल्स के नाम आपको पता होने चाहिए। आप एटलीस्ट घर जाके मॉडल्स के नाम देख लेंगे। आसान तरीका है मॉडल के नाम ढूंढने का। ये आपके पास एक लीडर बोर्ड है, अरीना के नाम से, अरीना लीडर बोर्ड। इसका आप जाएं, जब आप अरीना लीडर बोर्ड पर जाएंगे इस SMD के पीछे ना किसी ने ये डेटा वायरलेस लगाया है, स्क्रीन ऊपर की ना रॉन्ग हुई है, कुछ का कुछ दिखा दिया। ये देखें ऊपर की अलाइनमेंट मार्जिन कम कर दिया थी वेबसाइट का, उधर लेंगे तो इसके पीछे कोई डेटा वायर लगे हुए, उसकी सीक्वेंस आगे पीछे होगी। तो ये अरीना लीडर बोर्ड को मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखें ये क्या बता रहा है। ये देखिए, ये ना स्कोर दे रहा है हर एक एजेंट के मॉडल कि कौन सा किस लेवल पे फास्ट है, कौन सा किस लेवल पे अच्छा है। तो अगर आप देखना चाहें ना कौन सा मॉडल कहाँ पर अच्छा है, तो आप इस तरीके के लीडर बोर्ड पर आए, उनकी ना रैंकिंग होती है। रैंक नंबर 1 पे कौन है, 2 पर कौन है, 3 पर कौन है, किस पे क्या है। तो आपने जो एप्लीकेशन लिखी है LLM के पास इनपुट किया और LLM से क्या आया? आउटपुट। और आपने किसको शो करा दिया? यूजर। तो अगर ये वाली एप्लीकेशन आप पाइथन में लिखें तो आपको क्लियर है कैसे लिखेंगे। यूजर से इनपुट आ रहा होगा, उस इनपुट पर आप एक API कॉल करेंगे। API कौन सी होगी? OpenAI की, LLM की, कोई भी उसको आप मॉडल का नाम बताएंगे, उसका इनपुट देंगे, उससे आउटपुट मंगा लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक तो काम हो गया। अब प्रॉब्लम ये है LLM सवाल का जवाब तो दे रहा है, LLM एक्शन नहीं ले सकता। एक्शन का मतलब क्या है? टिकट बुक कर दो या कोई भी काम कर दो। प्रोग्रामिंग में एक्शन क्या होता है आप लोग बताएंगे मुझे। प्रोग्रामिंग में एक्शन किस चीज के बारे होता है? एक्शन प्रोग्रामिंग में डेटा कहाँ पर रखते हैं? वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स। प्रोग्रामिंग में एक्शन कहाँ पर होता है? फंक्शंस। फंक्शन मतलब एक्शन, फंक्शन कॉल मतलब काम हो गया। अब आपने फंक्शन में जो लिखना आप लिखें, हेलो वर्ल्ड लिखें या इतनी बड़ी लाइनें लिखें, अगर किसी ने फंक्शन कॉल करा सारा काम हो जाएगा? हो जाएगा। अगर आप LLM को चाहते हो कि वो एक्शन ले, तो LLM को तो नहीं पता कि एक्शन लेना, फंक्शन तो आप लिखोगे। आप LLM को ये बोल सकते हो ये तो मेरा फंक्शन है, ये कॉल कर दो। फंक्शन के पीछे जो लिखा हुआ मेरा मसला, तो जो लिखा हुआ एक्शन। तो इफ एल्स भी जो हम लगा रहे थे उसके यहाँ पे फंक्शन का रिटर्न ही दे रहे थे ना। तो अगर हमारा फंक्शन कोई और कॉल कर दे तो वो कर देगा। फंक्शन कॉलिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है? 2 डिसीजन। अगर मेरे पास एक फंक्शन है
फंक्शन का नाम क्या है? तो हमारे पास फंक्शन का नाम है ट्रेवल बुकिंग या फ्लाइट बुकिंग। ये फंक्शन है, हमारे केस में डेफ से बनता है। और इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स क्या है? लोकेशन, जो भी एक्सपायर, और ये फंक्शन बदले में फ्लाइट बुक कर देता है। तो एज अ प्रोग्रामर अगर ये फंक्शन कॉल करें तो फ्लाइट बुक हो जाएगी। एग्री कितने लोग कर रहे हैं? हो जाएगी। अगर फंक्शन में सच में लॉजिक लिखी हो, मतलब हो जाएगी ना। तो काम क्या है? फंक्शन कॉल करना, कॉल करते हुए लोकेशन देना, यही काम है। अब हम एलएलएम से क्या एक्सपेक्ट करें? पहले तो ये कॉल करने से पहले तो ये बात हो ना, पता हो कि ये कॉल करना है, ये पैरामीटर देना। दो आइटम है, पहले ये कि पता हो कि फंक्शन ये वाला नाम है, नाम और पैरामीटर पता हो। कॉल तो इसके बाद करेंगे ना, नाम पैरामीटर नहीं पता तो कॉल कैसे करेंगे? तो एलएलएम हमारी कहाँ पे हेल्प कर सकता है? अगर एलएलएम मुझे फंक्शन का नाम और पैरामीटर बता दे तो क्या ये कॉलिंग मैं खुद कर सकता हूँ? अगर एलएलएम जवाब में मुझे ये बता दे कि ये वाला फंक्शन, ये वाला पैरामीटर, समझ रहे हैं? तो मेरा काम तो आसान हो गया ना एज अ प्रोग्रामर। अब तो मैं इफ एल्स लगा सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि मैं इफ लगाऊंगा अगर ये वाला फंक्शन ढूंढो और इसको ये पैरामीटर भेजो, कॉल करो। समझ रहे हैं? अगर इनपुट में मैं आपको फंक्शन का नाम और उसका पैरामीटर दूं तो आप उस इनपुट के ऊपर इफ एल्स लगा के फंक्शन को कॉल कर सकते हो, यस और नो? कर सकते हो। तो अगर एलएलएम सिर्फ इतना कर दे कि आउटपुट में मुझे बता दे कि ये कॉल करो। अब यूज़र इनपुट मैंने क्या दिया? मैंने कहा प्लीज़ बुक अ फ्लाइट फॉर दुबई। मैंने क्या कहा? प्लीज़ बुक अ फ्लाइट फॉर दुबई। ये कहाँ गया? यूज़र इनपुट एलएलएम के पास गया। एलएलएम ने क्या बोला? मैं तो फ्लाइट बुक नहीं कर सकता। एलएलएम ने कहा एक काम करो, आपकी प्रोग्रामिंग में फ्लाइट बुकिंग का फंक्शन है, उसको कॉल करो और उसको लोकेशन में क्या दे दो? दुबई। तो ये वाली वर्किंग कौन कर रहा है? एलएलएम कर रहा है। इस वर्किंग को बोलते हैं टूल कॉलिंग। टूल कॉलिंग एक बार सब लोग रिपीट करें, क्या बोलते हैं? टूल कॉलिंग। टूल कॉलिंग। तो एलएलएम दो काम करता है, एक सवाल का जवाब देता है, दूसरा सवाल के जवाब में टूल कॉलिंग देता है। टूल कॉलिंग का मतलब खाली फंक्शन का नाम और पैरामीटर बताता है, उस पर इफ एल्स लगा के हम कॉल करते हैं। तो हमें कौन सी एप्लीकेशन बनानी है जिसमें हम यूज़र का इनपुट लें, यूज़र का इनपुट एलएलएम को दें, एलएलएम से आउटपुट लाएं, उस आउटपुट पे क्या लगाएं? इफ एल्स। अगर टूल कॉलिंग है तो टूल कॉल कर दो, अगर टूल कॉलिंग नहीं है तो क्या कर दो? डायरेक्ट जवाब दिखा दो। और अगर टूल कॉलिंग है तो क्या कर दो? इस फंक्शन को कॉल करो, इसका जवाब लाओ, जवाब लेके वापस एलएलएम के पास जाओ। हो सकता है जवाब गलत आया हो, क्या आया हो पता नहीं, फिर वापस एलएलएम के पास जाओ, फिर वापस आओ। तो ये प्रोसेस हम अपने माइंड में बना रहे हैं, यही प्रोसेस एप्लीकेशन को चल रहा है। अभी की केस में ये सारी कोडिंग जो मैंने बताई ये आप करोगे एज अ डेवलपर या कोई और करेगा? आप लोग करोगे। तो आप लोगों की कोडिंग क्या होगी? यूज़र इनपुट आया, इनपुट की रिक्वेस्ट किसको गई? चैटजीपीटी के पास गई। चैटजीपीटी के पास आउटपुट आया, आउटपुट पे आपने क्या लगाया? इफ एल्स। इफ एल्स में आपने क्या चेक करना है? क्या टूल कॉलिंग है या नहीं है? अगर टूल कॉलिंग है तो आपने क्या करा? फंक्शन कॉल करा। अब ये क्या चल रहा है? वाइल लूप चल रहा है। वाइल लूप देख रहा है कब क्या करना है। वाइल लूप में लाइन से चीज़ें सही है, जैसे काम होता है वाइल लूप ब्रेक हो जाता है। वाइल लूप पहले चला ऊपर से टॉप से, उसने क्या करा? उसने देखा कि इनपुट आया, एलएलएम को भेजो। एलएलएम का वाइल लूप एक ही है, पहली इटरेशन। उसने एलएलएम को भेजा, एलएलएम को भेजने के बाद क्या हुआ? जवाब आया, जवाब पे मैंने इफ एल्स लगाया, इफ एल्स पे क्या हुआ? फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन का रिटर्न आ गया। फंक्शन का रिटर्न आ गया, मैंने क्या करा? फंक्शन के रिटर्न पे वाइल लूप को क्या करा? कंटिन्यू करा और इनपुट क्या दे दिया? फंक्शन का रिटर्न। अब वो वाइल लूप दोबारा चला, दोबारा क्या चला? दोबारा क्या करा था? इनपुट क्या है उसके बाद? फंक्शन का रिटर्न। दूसरी बार चला, पहली बार में तो आपका सवाल था प्लीज़ बुक अ फ्लाइट फॉर दुबई। कहाँ गया? एलएलएम के पास वापस आया, इफ एल्स लगाया। इफ एल्स पर उसने क्या बोला? फंक्शन कॉलिंग करता, फंक्शन कॉल करा। फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं इफ के बाद है ना, रूल्स के कर सकते हैं ना, कुछ मसला नहीं है। फंक्शन कॉल कर रिटर्न आया, रिटर्न पे हमने क्या करा? वाइल लूप को वहाँ पर कंटिन्यू करा, कंटिन्यू का कीवर्ड पता है ना, ब्रेक करा और क्या करा? हमने वापस वाइल लूप को चला दिया उस रिटर्न के साथ। वाइल लूप दोबारा चला, दोबारा इनपुट आया। अब इनपुट कौन सा है? फंक्शन का रिटर्न। वो इनपुट कहाँ जाएगा दोबारा? वाइल लूप एक ही है, एलएलएम के पास गया, एलएलएम का जवाब आया, जवाब में दोबारा फंक्शन कॉलिंग आएगा, दोबारा होगा। जब तक फंक्शन कॉलिंग आता रहेगा, फंक्शन कॉल होता रहेगा, लूप चलता रहेगा।
जैसी आउट फंक्शन कॉलिंग नहीं आया, आउटपुट आया, वो किसको दिखा देगा? यूजर को ये आउटपुट। ये प्रोग्राम आप लिख लेंगे, क्या लगाना, व्हाइल लूप लगाना, इफ एल्स लगाना है, एलएलएम की कॉल लगानी, काम हो जाएगा पक्का। अब एज अ डेवलपर ये काम तो आप ही करोगे। मार्केट में क्या हुआ, आपसे कुछ स्मार्ट डेवलपर आए, हम लोग कहाँ थे, नेक्स्ट पे थे, हम लोग ये लाइब्रेरी इस्तेमाल करते थे टेलबिल्ड की। क्या फ़ायदा होता है टेलबिल्ड इस्तेमाल करने से? बनी बनाई चीज़ें मिल जाती थी। अगर टेलबिल्ड इस्तेमाल ना करें, अपनी चीज़ें लिखें, काम हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वही वाली बात है, अगर व्हील है तो अपना व्हील क्यों बनाओ, है ना? जब एक टेलबिल्ड बन चुकी है, फ़ायदा उठाओ। क्यों मैं पूरी लिखूँ? हाँ, मजबूरी हो तो लिखना पड़ेगी, अदरवाइज टेलबिल्ड से काम उठाएंगे। मतलब टेलबिल्ड वालों ने क्या करा, व्हील बना दिया, उन्होंने कहा सब इस्तेमाल करो। तो इसी तरीके से क्या ऐसा हो सकता है, जो काम ये कर रहे हैं हम लोग कोडिंग से, कोई आकर इसकी लाइब्रेरी बना के हमें दे दे, बोले बस इसको इस्तेमाल करो टेंशन फ्री? पॉसिबल हो सकता है? तो यही काम करा है किसने? OpenAI एजेंट SDK ने। उसने कोई जादू नहीं करा, उसने ये सारे काम को अपने पास कर लिया और आपको बोल दिया आप इसको इस्तेमाल करो। तो आप जहाँ पर 1000 लाइन का कोड लिखते हैं, वहाँ पर आपका कोड कितना हो गया? 5 लाइनों का हो गया। आपकी ज़िंदगी आसान हो गई। तो हम अगर OpenAI एजेंट SDK नहीं करें तो सारा कोड हमें लिखना पड़ेगा, और अगर हम OpenAI एजेंट SDK पे जाएंगे तो वही काम वो करेगा। हमें सिर्फ फोकस करना है कि काम क्या करना है। काम तो वो कर रहा है, हम तो छोटा छोटा कोड लिखेंगे, काम हो गया, समझ लें? तो OpenAI एजेंट SDK किस चीज़ की लाइब्रेरी है? एजेंट्स की। क्योंकि जो वो बना के दे रहा है वो प्रोडक्ट का नाम एजेंट। दो ऑप्शन थे, एक तो था सवाल का खाली जवाब, और दूसरा क्या था? सवाल के बदले में एक्शन। आप एज ए ह्यूमन अगर मैं आपको बोलूँ फैन ऑन कर दो, तो आप मुझे जवाब बता दो फैन ऑन करने के लिए आया बटन दबाएं, फ़ायदा हुआ बोलने का। लेकिन सवाल एक फ़ायदा हो गया कि आपने मुझे बता दिया बटन वाला दबाना, लेकिन बटन तो नहीं दबाया। मतलब दो चीज़ें, एक है सवाल का जवाब हो रहा है, क्या सवाल का एक्शन। एज अ प्रोग्रामर ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, फंक्शन कॉल मतलब एक्शन। अब फंक्शन में हेलो वर्ल्ड लिखो या फंक्शन में पूरी लॉजिक लिखो, फंक्शन को जो कॉल करना आएगा पैरामीटर लेकर आएगा, और वो पैरामीटर लेकर आ गया तो मतलब एक्शन हो गया। तो अभी तक आप जो लोग LLM से इंटरेक्ट करते हैं वो आपको सिर्फ सवाल का जवाब दे रहा होगा, लेकिन LLM का एक और फीचर है, वो सवाल का जवाब देने के बजाय वो ये बताता है टूल कौन सा कॉल करना है। ये भी एक फीचर है जो आप इस्तेमाल नहीं करते, डेवलपर्स के नहीं होता। अब आप लोग यूज़ करेंगे, जिसको हम टूल कॉलिंग का फीचर बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग का फीचर बोलते हैं। तो जो लीडर बोर्ड अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से हमें ये पता लगता है कौन सा LLM किस में बेहतर है। तो आपको लीडर बोर्ड में एक और चीज़ भी मिलेगी, कौन सा LLM टूल कॉलिंग में बेहतर है। टूल कॉलिंग के भी लीडर बोर्ड है, तो अगर आप बोलें मुझे टूल कॉलिंग करानी तो कौन सा LLM उसमें बेहतर है। एट द एंड डिसीजन आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही करेगी। LLM से सवाल का जवाब देगा, अगर वो सवाल का जवाब दे रहा है तो काम हो रहा है। सवाल के जवाब में फंक्शन का नाम बता रहा था, हम उस पर if else लगा सकते हैं, और जब हमारा if else कामयाब हुआ तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एज अ प्रोग्रामर हमें एक बात पता है, जैसे ही if else कामयाब हुआ तो हम डिसीजन ले सकते हैं। बस हमें if else में एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, एक्यूरेट फंक्शन का नाम चाहिए, वही ढूंढ के कॉल कर देंगे। एक्यूरेट फंक्शन का पैरामीटर चाहिए, वही ढूंढ के कॉल कर देंगे। सही है ना? ऐसा ही है ना? अब ये काम हम अपने पास एज अ पैशन डेवलपर सारा खुद कर सकते थे, यस और नो? बाकी जो खामोश है उनसे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि सारा काम तो LLM दे रहा है, वो हमें बता रहा है टूल कॉलिंग। लेकिन हमने OpenAI एजेंट SDK पे क्यों गए? क्योंकि उन्होंने एक इसी काम का फ्रेमवर्क बना के दिया, इसका बोला एजेंटिक फ्रेमवर्क, एजेंटिक लाइब्रेरी, एजेंटिक टूल। तो OpenAI एजेंट SDK पर ये काम हमें वो करके दे रहा है, हम उसके कोड अपने पास एकदम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, चलाते हैं और आगे भेज देते हैं। समझ गए? अब आप एज अ डेवलपर सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए, आपको पूरी क्लैरिटी आ गई कहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है, कहाँ जा रही है, कौन मदद कर रहा है, कहाँ से आ रही है। एक सवाल आप लोग नहीं पूछ रहे मुझसे, आप ये नहीं पूछ रहे भाई मैं प्रोग्रामर, फंक्शन तो मेरे कोड में लिखा हुआ है ना। अगर ये फ्लाइट बुकिंग का फंक्शन है तो ये तो मेरे कोड में लिखा हुआ है ना। LLM को तो मैं इनपुट दे रहा हूँ कुछ भी, तो LLM को क्या पता है मेरे कोड में इस नाम का फंक्शन है, उसमें ये पैरामीटर पास करना है, सवाल क्यों नहीं करता आप लोग? LLM को जादू से पता लग गया मेरे फंक्शन का नाम क्या है।
LLM को मैंने इनपुट दिया, उसने जवाब दिया, बात समझ में आ गई। अब मैं कह रहा हूँ LLM की एक और पावर है, वो ये भी बता सकता है मेरे कोड में कौन सा फंक्शन कॉल करना है, किस पैरामीटर के साथ। मैंने LLM को इनपुट दिया, उसने जवाब में क्या दिया, फंक्शन का नाम और उसका पैरामीटर। मैंने वो फंक्शन कॉल करा, पैरामीटर पास का, रिटर्न आ गया मेरे पास। मैं कहूँगा LLM को कैसे पता मेरे पास इस नाम का फंक्शन, मैं तो किसी भी नाम का फंक्शन बनाऊँ, ABC XYZ। LLM को क्या पता, LLM तो ऊपर नहीं आएगा, वो मेरा आगे कोड थोड़ी पढ़ रहा है। कौन इसका जवाब दे सकता है, किसको पता है जवाब? थिंकिंग लड़ाई। पहली बात, LLM को मेरा सवाल क्या है ये कैसे पता लगा? इनपुट से। तो LLM को ये कैसे पता लगेगा कि मेरे पास कौन कौन से फंक्शन हैं जिसको कॉल किया जा सकता है? इसी तरीके से इनपुट से ही पता लगेगा ना भाई। मैं इनपुट में बोलूंगा उसको कि मेरे पास ये 4 फंक्शन है, वाले फंक्शन का नाम ये काम है, इस फंक्शन में ये काम है, इस फंक्शन में ये पैरामीटर पास होता है, ये काम है। फिर मैं उससे सवाल करूंगा कि भाई मुझे फ्लाइट बुक करनी है। फिर जवाब दे क्या हो गया, यार जवाब की नहीं, ये फंक्शन कॉल कर दो, या तो वो जवाब दे देगा। समझ रहे? तो इस इनपुट में मैं फंक्शन का नाम और उसके बारे में बताऊंगा कि ये फंक्शन ये काम करता है, ये फंक्शन ये काम करता है, ये फंक्शन ये काम करता है। फिर उससे मैं सवाल पूछूंगा, फिर वो बताएगा सवाल के जवाब में ये फंक्शन कॉल करो, या तो वो जवाब दे देगा या तो बोलेगा इन 3 में से वाला फंक्शन कॉल करो। समझ रहे? LLM बाय डिफॉल्ट मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। जो सवाल दूंगा उसका जवाब देगा, बात खत्म। सवाल में मैं उसको बताऊंगा फंक्शन है मेरे पास, तो बोलेगा वाला फंक्शन कॉल कर दो। अगर नहीं दूंगा तो उसको क्या पता, तो जादू थोड़ी है, कॉमन सेंस है। आप ChatGPT के पास जाते हैं, आप उसको इनपुट देते हैं, आपको जवाब देते हैं। आपने ChatGPT के पास जाके बोला मेरा नाम अमीन आलम है, सवाल करा, उसने जवाब दिया हेलो अमीन आलम। फिर आप उससे पूछे दूसरे प्रॉब्लम में मेरा नाम क्या है, वो जवाब सही देगा, आपका नाम ये। कितने लोगों को सही जवाब आता है? अब मुझे ये बताएं, ये पावर LLM की, ये पावर उस एप्लीकेशन की जो आपको फ्रंट पे नजर आ रही है? नहीं LLM की पावर। अभी हमने बात करी LLM ट्रेनिंग किसने करवाई? उनकी कंपनी ने। अगर हम ChatGPT के LLM के मॉडल की बात कर रहे हैं तो उसको किसने ट्रेन करा, किसने सिखाया? ओपन AI ने। हमने थोड़ी सिखाया, तो उसको मैं थोड़ी सिखा सकता हूँ मेरा नाम अमीन आलम। समझ रहे हैं? मैं तो इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। इन्फ्लुएंस मतलब मैं सवाल दे रहा हूँ, मुझे जवाब देना, सवाल दे रहा हूँ, जवाब देना। अगर आप LLM को सवाल भेजते हो, आपको जवाब देता है, आप दोबारा सवाल भेजते हो, तो LLM को नहीं पता थोड़ी देर पहले क्या सवाल हुआ था, वो स्टेटलेस चल रहा है, उसके पास कोई डेटा नहीं है। उसका काम है सवाल आया, सवाल समझाओ, जवाब देना। उसको नहीं पता मेरी और आपकी आधे घंटे से कन्वर्सेशन चल रही है। ये तो सारा जादू है कि आपने उसको नाम बताया, उससे पूछा मेरा नाम क्या, उसने बता दिया। ये जादू LLM का नहीं है, ये जादू उस एप्लीकेशन का जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एप्लीकेशन क्या करती है मैं आपको बता दूँ। जब एप्लीकेशन इनपुट भेजती है पहली बार, तो क्या भेजेगी, हेलो माय नेम इज अमीन आलम। सही है? ये एप्लीकेशन इनपुट किसको भेजेगी? LLM को। जवाब आ गया पहली बार। दूसरी बार आप पूछते हो व्हाट इज माय नेम। ये एप्लीकेशन की पावर है, तो इनपुट में पुरानी चैट की हिस्ट्री भेजेगी और फिर सवाल पूछेगी। तो LLM को पास हिस्ट्री है ना, मतलब अगर मैंने आपको चैट पे सवाल करा, तो चैट के सवाल करा, मैंने आपको पूरी कन्वर्सेशन भेजी कि मेरी और आपकी ये बात हो चुकी है, तो आप LLM के इनपुट में पूरी कन्वर्सेशन की हिस्ट्री जा रही है, तो वो जवाब देगा। समझ गए? LLM नहीं जानता एक सवाल के बाद दूसरे सवाल के दरमियान में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, वो स्टेटलेस है। हर सवाल को वो न्यू काउंट करता है, हर जवाब को वो न्यू काउंट करता है। कोई भी सवाल को ये नहीं बोलता पहले बात हो चुकी है, उसको नहीं पता। आप उसको हिस्ट्री में भेजते हो कि पहले की बात हुई थी, अब हम ये बात कर रहे हैं। ये जो हिस्ट्री है इसको हम बोलते हैं मेमोरी। क्या बोलते हैं? मेमोरी को हम कैसे मेंटेन करते हैं? जब हमारी LLM से बातचीत चल रही है, जरा जो भी LLM का जवाब आ रहा है, जो मेरा सवाल आ रहा है, मेमोरी में रखते जा रहे हैं। और जितनी बार हम इनपुट भेजेंगे, सोच सपोज करें पहला इनपुट किया, पहले इनपुट में क्या भेजा, हेलो माय नेम इज अमीन। इसमें कितने टोकन है? 1 2 3 4 5, 5 टोकन गए। जवाब में क्या है, हेलो अमीन। कितने टोकन आया है? 2 टोकन। हेलो अमीन में कितना है? 2 आ गए। अब मैंने कहा व्हाट इज माय नेम, कितने इनपुट गए? व्हाट इज माय नेम 4 गए। लेकिन व्हाट इज माय नेम
क्वेश्चन मार्क भी गया, आसान भी होता, सही बात है। 5 टोकन गए, लेकिन अभी जो हमने लॉजिक समझी, दूसरे इनपुट में 5 टोकन जाएंगे, इसकी हिस्ट्री भी जाएगी। इसका मतलब 5 ऊपर वाले और 5 मेरे कितने हो गए, 10 जा रहे हैं। इस तरह टोकन बढ़ते रहेंगे हर इनपुट में। मतलब हर सवाल में पूरी हिस्ट्री लेके जाता है। LLM को याद कुछ नहीं, उसकी याददाश्त है ही नहीं, उसकी मेमोरी नहीं है। मेमोरी हम एज अ प्रोग्रामर अलग बनाते हैं, अलग से एक एरे बनाते हैं, उसमें डेटा रखते हैं, उस एरे को कहीं सेव करवा देते हैं, ये हमारा काम है। तो हमने कहा जब हम मेमोरी को रखवाते हैं तो 2 तरह की मेमोरी होती है। एक मेमोरी होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, आप व्हाट्सएप ओपन करा, आप मेरे से बात कर रहे हैं आधे घंटे से, तो व्हाट्सएप की जो चैट है वो शॉर्ट टर्म, क्या है वो, शॉर्ट टर्म। जो आपकी व्हाट्सएप की किसी की भी चैट चल रही है वो क्या है, शॉर्ट टर्म। बाकी जो खामोश है उनसे दोबारा सवाल है, क्या है वो, शॉर्ट टर्म मेमोरी। सारी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। उसकी रीज़न क्या है, अगर मैं बोलूँ 1 महीने पहले ये बात हुई थी, आप ढूंढ लेंगे जाकर, बड़ा मुश्किल से सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो है ही नहीं, वो लॉन्ग टर्म है ही नहीं। 1 साल पहले की चैट हमारे लिए लॉस हो चुकी है, हमें 31 काम किया हमारे। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है कि मैंने आपकी 1 महीने की चैट उठाई, उसकी 4 लाइन में उसको समराइज करा और लिख दिया, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। क्यों लॉन्ग टर्म, उसको पढ़ा के समझा जा सकता है। 1 महीने की चैट पूरी तो नहीं पढ़ सकता मैं, क्योंकि LLM की टोकन की भी एक लिमिट है। एक टाइम पे LLM बोलेगा इससे ज़्यादा इनपुट मैं नहीं ले सकता, कितने 1 करोड़ इनपुट थोड़ी दे सकते हैं हमसे। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, पूरी कन्वर्जेशन नहीं भेजेंगे, कन्वर्जेशन की एक समरी बनाएंगे छोटी सी 4 लाइनों 5 मिनट की, वो भेजेंगे, ताकि उसका पुरानी बात क्या होती है वो भी समझ में आ जाए और मेमोरी भी ना भेजना पड़े। तो समरी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी मेमोरी है, लॉन्ग टर्म। समरी कौन सी होती है दोबारा बताएं, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो आपकी अगर आपके दोस्त से 1 साल से बात चल रही है, आप उस दोस्त की बातचीत की समरी बना रहे हैं, उसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे, क्योंकि वो समरी हर बार अवेलेबल है, हर बार पढ़ी जा सकती है। लेकिन आपकी और आपके दोस्त की 1 साल की बात कोई नहीं पढ़ सकता। अगर आप वो समरी मुझे देंगे, मैं भी समझ जाऊँगा क्या बात चल रही थी, किसी को भी देंगे समझ जाएगा, लेकिन आप किसी को पूरी चैट देंगे वो समझेगा, कभी भी समझ नहीं आएगी। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का ये मतलब, तो इसका मतलब LLM जो है ये भी यही कर रहा होगा, ये हर बार पूरे 5-5 टोकन नहीं भेज रहा, ये क्या करेगा, हर बार कन्वर्जेशन को समराइज करता रहेगा। और पूरे 5 टोकन, क्योंकि प्रॉब्लम है ना, अगर मेरी बातचीत चल रही है तो 5 + 5 + 5 कितने सारे टोकन हो गए। उसने क्या करा, उसने एक समरी बना ली 10 टोकन की, तो बस 10 टोकन एडिशनल जा रहा है, पूरी चैट नहीं जा रही। ये स्मार्टनेस भी किसकी, डेवलपर की, LLM की स्मार्टनेस नहीं। LLM तो बोला मुझे इनपुट दो, आउटपुट लो, आपकी मर्जी, कोई भी इनपुट दो, आपका मसला है, आप इसकी दो, आप लॉन्ग टर्म बनाओ, शॉर्ट टर्म बनाओ, आपका मसला है, आप डेवलपर हो, आप रखो कहीं नहीं, आप मुझे बस इनपुट दो, मैं आउटपुट दूंगा, मुझे आपसे लेना देना कोई नहीं है, मैं आपको नहीं जानता। इसको बोलते हैं स्टेटलेस, मतलब उसको वो आपको नहीं जानता है, समझ स्टेटलेस, उसके पास कोई जगह नहीं है डेटा रखने की। अगर इस टेबल के ऊपर कोई जगह नहीं हो रखने की, कोई भी सामान का बोलेंगे स्टेटलेस। अगर इस पर सामान रखने की जगह है तो ये स्टेटफुल। वो जो आपका फंक्शन का रिटर्न आता है, फंक्शन कॉल करा है आप लोगों ने, रिटर्न आता है, वो रिटर्न आपको क्या देता है, स्टेट देता है, मतलब डेटा देता है। अगर आप उस रिटर्न को वेरिएबल में रखवा लेते हो, क्या हो जाता है, स्टेट। वेरिएबल में नहीं रखवाते, क्या हो जाता है, स्टेटलेस हो गई, चलेगी, समझ रहे हो। तो वही ऑप्शन यहाँ पर है। यहाँ तक तो बात कितने लोगों को ये बात समझ में आई है, मेमोरी वाली। तो इसका मतलब सारा जो कंट्रोल है वो डेवलपर के पास है। LLM के पास इतना काम है, इनपुट और आउटपुट। उसने अपने पास डेटा रखा हुआ है, सवाल समझ के जवाब दे सकता है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। ना वो मेमोरी रखता है, ना वो आपको जानता, ना वो किसी को जानता, कुछ नहीं करता। एज अ डेवलपर आप बनाओगे एजेंट, और वो एजेंट ये सारे काम करेगा। इसका मतलब हम जो ChatGPT की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोडिंग हो गई सारी, LLM अलग है और ChatGPT की एप्लीकेशन अलग है, दोनों मिलाकर हमें मिल, समझ रहे हैं। तो ChatGPT की प्रोडक्ट ने वो सारे काम अलग करे हैं और पीछे LLM अलग है। हमें लगता है वो LLM कर रहा है, नहीं, LLM को सिर्फ सवाल का जवाब दे रहा है, बाकी हम ChatGPT की एप्लीकेशन कर रहे हैं, उनके कोड रहते हैं, वो मैकेनिज्म लिखा है। अब हम कहते हैं हम एज अ डेवलपर हम आते हैं, हम ओपन AI यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने आप घर पे क्या क्या चीज़ें खुद से पढ़नी है वो मैं टॉपिक बता रहा हूँ। आप लोगों ने पेन यूनिवर्सिटी लर्न एजेंटिक AI पे स्टेप नंबर 1 पे आना, जिसका नाम है AI एजेंट फर्स्ट। जब आप इसमें स्क्रॉल करेंगे इस तरह टॉप से आएंगे, तो आपके पास एजेंट आएगा, एजेंट की हेडिंग है, ये क्या बता रहा है, दीज आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल दैट आर प्री कॉन्फ़िगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एक्सेस टू टूल लाइक वेब सर्च और इवन
Safely, agent can generate response and decide which tool call best on the context. बहुत इन्होंने हाई लेवल डेफिनेशन लिखी हुई है, आसान जबान में ये है कि एक कोड है जो कोड LLM को कॉल करता है, उसके ऊपर जो जवाब आता है, जवाब अगर डायरेक्ट आता है तो आपको बता देता है, अगर जवाब में टूल कॉलिंग आता है तो उस फंक्शन को कॉल करता है, फिर LLM से बात करता है, फिर टूल कॉलिंग करता है। जब तक टूल कॉलिंग होती है LLM और उसकी बातचीत चलती रहती है, जैसे जवाब आता है वो आपको दोबारा दिखा देता है, वो लूप चलता रहता है। इसका मतलब ये है डेफिनेशन, ठीक है। दूसरे नंबर पे हैंड्स ऑफ। हैंड्स ऑफ में क्या है, अगर एक से ज़्यादा एजेंट हो, एक एजेंट होगा जो बोलेगा मैं हूँ एक्सपर्ट क्या करने में, वेबसाइट बनाने में। एक एजेंट होगा मैं हूँ एक्सपर्ट क्या करने में, बैकएंड बनाने में। एक एजेंट होगा मैं हूँ डिज़ाइन बनाने में एक्सपर्ट। हमने क्या करा, एक मैनेजर के नाम से एजेंट बना दिया। पहला सवाल कहाँ जाएगा, मैनेजर के पास, क्या बनाना है, बैकएंड बनाना है। मैनेजर क्या डिसाइड करेगा, मैनेजर बैकएंड कौन बनाएगा, ये वाला एजेंट। तो इसको हैंड्स ऑफ बोलते हैं। मतलब मैं मैनेजर, मेरे पास आप आया, आपने कहा मुझे बैकएंड बनवाना है, मैंने कहा बैकएंड इंजीनियर तो ये है, मैंने आपको काम भेज दिया इनके पास, इसको बोलेंगे हैंड्स ऑफ। काम मेरे नहीं मिला, मैंने इनको हैंड्स ऑफ कर दिया। अगर किसी ने कहा मुझे फ्रंट एंड बनवाना है, वो एक्सपर्ट है फ्रंट एंड के, मैंने उनको हैंड ऑफ कर दिया। तो ये क्यों बनाया कम्युनिकेशन, ताकि लार्ज स्केल पे काम कर सकें। 6-7 एजेंट हो और वो आपस में डिसाइड करो काम कौन करेगा। वो बोले इसके एक्सपर्ट तुम करो, इसका एक्सपर्ट तुम करो, इसका एक्सपर्ट तुम करो। तो ये हैंड्स ऑफ है। खुद होगा तो खुद करेगा, फिर हैंड्स ऑफ नहीं करेगा। और किसी और का काम होगा तो उससे कर रहा है, समझ रहे हैं। गार्डियल क्या है, गार्डियल इन शॉर्ट बहुत आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर डेटा वैलिडेशन करी थी। वैलिडेशन क्या करी थी, इनपुट क्या आ रहा है या आउटपुट क्या जा रहा है, करी थी नहीं करी थी। कितने लोगों को पता है डेटा वैलिडेशन क्या होती है, करी थी ना। वही काम ये कर रहा है, इनपुट क्या आ रहा है और आउटपुट क्या आ रहा है उसको देखना। आप जो डेटा वैलिडेशन करते थे, आप करते स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, ये भी वही कर रहा है। साथ साथ ये सिमेंटिक भी कर रहा है। सिमेंटिक मतलब ये भाई हैं किसके, फ्रंट एंड के एक्सपर्ट। मैं इनके पास आऊँ बोलूँ यार वो आजकल कोई सोशियोलॉजी का सवाल पूछेंगे, अब इनका जवाब तो नहीं है ना। मैंने चाहे पूछूँ यार ये बाहर गर्मी हो रही है क्या करना है, इनका जवाब है वो। तो गार्डियन क्या करेगा, इनपुट को देखेगा, बोलेगा भाई गलत आदमी से गलत सवाल, रिजेक्ट। गार्डियन के पास भी, गार्डियन भी एक एजेंट है, आपस की बात, ये भी एक एजेंट है। जाहिर सी बात है एजेंट नहीं होगा काम कैसे करेगा। ये भी एजेंट है, ये भी एजेंट के पास जा रहा है, उसको बोल रहा है ये सवाल, वो बोल रहा है मेरे पास कौन एक्सपर्ट है, बैकएंड यूआई का एक्सपर्ट है, उससे ये सवाल पूछा जा रहा है, बताओ सही है गलत है। एलएलएम बोलेगा यूआई के एक्सपर्ट से सवाल क्या पूछना है, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा, गलत है, फॉल्स, उसको फॉल्स देगा, उसको रोक देगा। फिर वो आएगा यूआई के एक्सपर्ट है, सवाल क्या है, मेरी वेबसाइट का डिज़ाइन बनवाना है, सवाल सही है, भेज दो। मतलब क्या है, गार्ड बैठा हुआ है। गार्ड क्या कर रहा है, आने जाने वाले को नजर रखा है। गार्डियन की दूसरी एग्जाम्पल क्या है, जो हम स्टेयर्स पे चलते हैं, छड़ियाँ देखिए, छड़ियों के साथ में वो लगा होता है, गार्ड रेस लगा होता है, जिससे गिरते नहीं हैं। गार्डियन का मतलब होता है कि अपनी हदूद में रखना, हदूद से बाहर नहीं आओ। भाई का काम फ्रंट एंड का, इससे दूसरी बात नहीं करो, समझ रहे हैं। भाई से फ्रंट एंड की बात करो, दूसरी बात करोगे तो काम वो सवाल का जवाब पहुँचेगा नहीं, सवाल पहुँचेगा लेकिन जवाब नहीं आएगा, क्योंकि गार्डियन क्या करेगा, उसको रोक देगा। वो सवाल तो पहुँच ही आता है, और सवाल छोड़ के समझ लो यार ये क्या है, मुझे क्या पता बाहर क्या है। फिर वो देखेंगे कि यूज़र को गार्डियन मना कर चुका है कि भाई आप जाओ। एट अ टाइम सवाल पहुँच जाएगा, लेकिन पहले गार्डियन उनको बाहर भगा चुका होगा। गार्डियन का मतलब है डोमेन में रखना, डोमेन से बाहर नहीं आने देगा। मतलब स्टेयर सीढ़ियों पर आप जा रहे हो, सीढ़ियों पर रखना, उससे बाहर नहीं आ सकता। आपको गार्डियन लगाओ, लोकल लगाओ, आप उधर नहीं करोगे, डोमेन में रखना। तो जिस बंदे की जो एक्सपर्टीज है उससे वो पूछो, बाकी वो नहीं करके देगा। सर इसके भी सर वो तो मैनेजर करेगा ना कि भाई साइड इसको भेजना है या नहीं भेजना, तो गार्डियन का मतलब समझ नहीं आता। अगर इनके गलती हो गई, वैलिडेटर तो लगा सकते हैं ना, वैलिडेशन का गलती ना हो ना। अगर हमने बोला भाई मुझे किसी ने कहा इस चेयर से ऊपर जाओ, ऊपर जाते जाते मैं इधर निकल गया सीढ़ियों से, गार्डियन लगाएंगे ना। वो तो मैनेजर एजेंट। तो एक सवाल है सिंपल, हम घर पर हैं, हम किसी बिल्डिंग में गए, हमने कहा हमें ये काम करना है, उसने कहा ये काम करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, ये सीढ़ियाँ इससे चढ़ो फर्स्ट फ्लोर, यही बोला ना सर मुझे। मैं गया फर्स्ट फ्लोर पे, पहुंच गया, लेकिन हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते जाते स्टेयर्स से मैं इधर चले गया बीच में ही, तो क्या होगा, मैं गिर जाऊँगा। तो वो गार्डियन क्यों लगाएगा, हम ये नहीं बोले कॉमन सेंस है यार, कोई सीधा जाएगा तो क्यों जाएगा कोई। अगर हम सीढ़ियों में चढ़ रहे हैं तो उस पर वो गार्डियन क्यों लगा हुआ है, कॉमन सेंस है, जाने वाला ऊपर जाएगा इधर कौन जाएगा, क्यों लगाएगा।
कि अगर कोई गलती से जाए तो वहाँ से रुक जाएगा। गार्डियन लगा हुआ है चिड़ियों पे, वो जाने नहीं देगा। तो ये वैलिडेटर हम लगाएंगे कि कंट्री से किधर मुड़ जाए तो हम उसको वहीं रोकते हैं, डोमेन में रहे, जाने ना दे। तो ये हमारी सिक्योरिटी है, गार्ड हमने बिठाया। तो गार्डियन मतलब एजेंट। तो ये एक गार्डियन का एजेंट और हमारा एजेंट एक साथ चलते हैं। इनके बाद भी चुनी गई, गार्डियन के बाद भी, गार्डियन ने वहीं से मना कर दिया। जगह के पास आई, ये जवाब देने का सोच रहे थे, लेकिन इनका जवाब देने का फायदा नहीं है क्योंकि वो मना हो चुके। क्योंकि सीढ़ियों में भी अब एक साथ जाओगे और सीढ़ियों में गार्डियन भी एक साथ लगा होगा। अगर मैंने ये कहा कि गार्डियन पहले है बाद वापस भेजिए, मतलब इसने कहा इधर नहीं जाओ, वापस आपको जाना था ऊपर था, उधर नहीं जा सकते, नहीं साथ लगा हुआ ना, सीढ़ियों के साथ चल रहा है ना, हमारा साथ है, वो हर वक्त साथ है। हम जहाँ जा रहे हैं हमारे साथ एक जो है ना गार्डियन चल रहा है, वो हमें डायरेक्शन से लेस नहीं होने देगा, डोमेन से बाहर नहीं आने देगा। वो कह रहा है जहाँ हो आप वहीं जाओ, इधर उधर हो गए तो मैं आपको मना कर दूँगा। समझ रहे हैं? तो पैरेलल है जी। सर इनपुट के अलावा आउटपुट पे भी गार्डियन, आउटपुट पे भी लग सकता है, इनपुट पे भी लग सकता है। इनपुट का गार्डियन मतलब यूजर के सवाल के ऊपर गार्डियन, आउटपुट पे गार्डियन मतलब एलएलएम के जवाब के ऊपर गार्डियन। हम टाइम एलएलएम का भी तो दिमाग खराब हो सकता है ना, पूछा कुछ देख कुछ रहा है, उसको वहीं पर रोक दो भाई, ये नहीं करना। इसकी एग्जाम्पल और भी आती है ना, इसकी एग्जाम्पल ये आती है कि अगर किसी ने सवाल करा और एलएलएम ने जवाब दे दिया, अब हमने देखा कि सिक्योर इन्फॉर्मेशन जा रही है हमारी, हम रोक देना कि भाई ये थोड़ी बताना है, ये तो राज खुल जाएगा हमारा, तो कुछ भी हो सकता है। ट्रेसिंग क्या होती है? आप लोगों ने नेटजेस की एप्लीकेशन चलाई थी, नीचे लॉक्स बनते हुए देखे जहाँ पर सर्वे चल रहा होता है, उसको बोलते हैं लॉक्स। वो क्यों होते हैं? उसको अगर कोई एरर आया ना वहाँ नजर आने का। तो ट्रेसिंग मतलब यही होता है कि उन एरर पे नजर रखो, ट्रेस करो उनको, वो मुझे बताओ। ऑब्जर्वेबिलिटी क्या है? उन पर ऑब्जर्व करो उनको, क्या एरर आ रहा है। तो जब हम अपना एजेंट चलाते हैं उसके भी लॉग्स बनेंगे, तो उसको देखने को, उसको ऑब्जर्व करने को ट्रेसिबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी बोलते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इन केस कोई क्रैश हो जाए, हम बोले एजेंट जल्दी जल्दी बंद हो गया, हमें क्या पता एजेंट बंद हो गया, हम कहाँ देखेंगे? ट्रेसिंग पे कोई एरर तो नहीं आया, मतलब अच्छा एजेंट पे एरर आ गया तो उसको सॉल्व करो। तो ये तो हर एप्लीकेशन का पार्ट है, ऑब्जर्वेबिलिटी एंड ट्रेसिंग। ये तो कोई भी एप्लीकेशन चला लो उसका पार्ट है। एजेंट क्या है समझ में आ गया? एजेंट जो भी आपको पूरी बात बताई है, हैंड्स ऑफ, एक एजेंट दूसरे एजेंट को काम दे सकता है, गार्डियन अपने साजिश में। ठीक है, दूसरा काम, आप जब इस पर टॉप पर आते हैं, जिन लोगों ने यूवी कर लिया वो अपने हैंडल्स करें। यहाँ से मिल गया। यूवी का अगर शॉर्ट में कहूँ, सिंपल है, मैं करके यहाँ पर शॉर्ट में दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर आया, कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेशन पे मैंने यहाँ पे कहा फ्राइडे क्लास में नहीं कराया। अब मुझे यहाँ एक प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने यहाँ पे CMD ओपन करा, एजेंट, ठीक है, मैंने इंटर कर दिया, ये एजेंट तैयार हो गया। अब मैं लॉजिस्टिक एजेंट में जा रहा हूँ और ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? अपना कोड लिख सकता हूँ। अब कोड को देखना मैं क्या कोड लिखूँगा, बड़ा कोड से। आप ये देखें, मैं सिर्फ एक एजेंट इंस्टॉल करूँगा। मैं यहाँ पर आया टर्मिनल में, क्या इंस्टॉल करा मैंने? पिप इंस्टॉल यूवी तो ऑलरेडी है ना, ओपन AI एजेंट SDK। अगर हम यहाँ पर आते हैं अपने यूवी के पास, यूवी से प्रोजेक्ट बना लिया, इसके बाद हेलो एजेंट पे आते हैं, स्टेप नंबर 4 पे किसी भी नाम से एजेंट मिल जाते हैं, हेलो एजेंट पे। हमारे पास यहाँ स्टेप्स रखे हुए हैं,
ओपन एआई एजेंट्स। ये पैकेज इंस्टॉल होगा ओपन एआई एजेंट्स का, और अगर ये पैकेज मेरे पास है तो मैं एजेंट बना सकता हूँ। एजेंट कैसे बनेगा, मैं लिखूँगा फ्रॉम से क्या गेट करूँगा एजेंट। दूसरे नंबर पे पहले तो हम उसका नाम लिखेंगे, तो उसका नाम है एक्चुअली, उसका नाम है वहाँ पे एजेंट्स। इंपोर्ट करेंगे एजेंट की क्लास और रनर की क्लास, दो चीज़ें हम इंपोर्ट करेंगे। नीचे आके हम क्लास बनाएंगे और इस क्लास में हम कोई भी नाम रख सकते हैं क्लास का, जो हम सपोज कर रहे हैं। अभी के केस में हम एजेंट को डायरेक्ट बना रहे थे विदाउट क्लास। मेरे पास ओपन एआई होगी पहले से, और अभी के केस में हम डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं। ये हमारा एजेंट ऐसे सिर्फ एक हमें इंपोर्ट करना है एजेंट को, और ये बन गया। लेकिन एजेंट अभी चलेगा नहीं। क्या हो गई इंस्ट्रक्शंस क्या हो गई, हमें एजेंट को बताना है वो किस चीज़ का एक्सपर्ट है, वो क्या है, उसको अपने बारे में तो बताओ ताकि वो काम अच्छा करे ना। हमने कहा यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, क्यों बता दिया ताकि उसको पता। दूसरे नंबर पर हमें क्या करना है, नीचे हमें यहाँ पर एक आउटपुट के नाम से वेरिएबल बनाना है, और उसमें क्या करना है एजेंट डॉट रन। एजेंट कौन है, मेरा वेरिएबल रन। तीन तरह के रन होते हैं, एक होता है रन, एक होता है रन सिंह, एक होता है रन एसिंग। अभी हम खाली रन चला देते हैं या रन सिंह चला देते हैं। रनर से अच्छा सॉरी रनर डॉट रन सिंह ये होता है एक्चुअली। रनर की क्लास बनाएगी एक्चुअली। इन्होंने क्या करा, उन्होंने एजेंट को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। हमने डिस्कस करा था, और एजेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो 6 एजेंट मतलब 6 लूप लगाए, बड़ा परेशानी हो जाएगी ना। तो उन्होंने कहा रनर अलग है एजेंट अलग है, तो जितने आपके एजेंट हो आप इस तरह से चलो, दोनों का अलग अलग कर दिया। एक एजेंट कौन है, ऑब्जेक्ट। रनर कौन है, लूप, वाइल लूप लगा। रनर वाइल लूप और एजेंट क्या है, ऑब्जेक्ट। एजेंट मतलब डेटा रखा हुआ है, रनर मतलब उस डेटा के ऊपर काम कर रहा है। सही, दोनों का अलग अलग क्यों करा, क्योंकि एक से ज़्यादा एजेंट होता है। हमारा कौन सा एजेंट है, स्टार्टिंग। पहला एजेंट बताएंगे ना, स्टार्टिंग एजेंट क्या चीज़ आया था, रनर डॉट रन सिंह। इसमें क्या पास करा, स्टार्टिंग एजेंट, मतलब मेरे एजेंट का नाम ये है जो पहला वाला, क्योंकि एक से ज़्यादा हो सकता है, अभी तो एक ही है, फ्यूचर में ज़्यादा हो तो स्टार्टिंग एजेंट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या देना, इनपुट। इनपुट कौन है, यूज़र ने जो सवाल पूछा है। तो चलाऊंगा तो इसका आउटपुट इसमें आएगा, और इस आउटपुट में मैं क्या कर सकता हूँ, उसको प्रिंट करवा सकता हूँ। प्रिंट करा दिया, मुझे आउटपुट के साथ डॉट लगाना होता है, और मैं क्या लिखता हूँ, फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट क्या होता है, इसके ऑब्जेक्ट के अंदर ये एट्रीब्यूट है जिसमें एक्चुअल आंसर रखा हुआ है, तो मैंने डायरेक्ट वही आंसर प्रिंट करवा दिया। ये सिंपल सा कोड है। इस कोड में कोई बात आपको एज अ डेवलपर माइंडसेट से समझ नहीं है। अगर देखना चाहे तो 4 लाइन में 3 लाइन में एजेंट तैयार हो गया, वरना नॉर्मली कितना सारा कोड लिखना पड़ता है। 3 लाइन में एजेंट तैयार हो गया। लेकिन इस कोड में एक चीज़ की कमी है, वो कमी कौन है, एजेंट विदाउट एलएलएम चल सकता है। जल्दी जल्दी डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन तो एलएलएम लेगा। एजेंट को कोड है, वो डेवलपर में भी लिख देता है, लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे। असल पे इंटेलिजेंस एलएलएम के पास है। जब तक एलएलएम पे रिपोर्ट नहीं जाएगा तो एजेंट को क्या पता क्या करना है। इफ एल्स तो हम भी लगा रहे हैं, फिर में तो जब चलेगा जब एडिट चीज़ आएगी। एजेंट को क्या पता क्या करना है, समझ रहे हैं। अब इसमें हमने एलएलएम का नाम नहीं बताया, एलएलएम का नाम हमें बताना पड़ेगा। अब बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट के बेस में ओपन नहीं है। इन्होंने क्या करा हुआ, क्योंकि ये ओपन एआई की चीज़ है, तो उन्होंने ये करा हुआ, क्या करा, आपके पास ओपन एआई का पहले से एलएलएम का मॉडल है, तो आपने कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट चलाओ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एरर नहीं आएगी, बात चली जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ओपन एआई की वेबसाइट पर आते हैं,
और वो क्या है, पेड है। और एटलीस्ट कितना डॉलर आपने मिनिमम देना है, $5 आपने मिनिमम ओपन एआई को पे करने पड़ जाएंगे। फ्री अवेलेबल नहीं है। अब ओपन एआई पे हम आएंगे और इसकी यहाँ पर आते हैं। platform.openai.com के नाम से मैंने एक वेबसाइट खोली है, platform.openai.com। यहाँ पर मेरे पास प्राइसिंग है, यहाँ पर मैं लॉगिन भी कर सकता हूँ। सारे चीज़ों के प्राइस आ रहे हैं। प्राइस जो ये चार्ज करते हैं टोकन बेस करते हैं, है ना, हर टोकन के हिसाब से प्राइस है। टोकन मतलब जो मेरा इनपुट जा रहा है उसको वो टोकन पता लग गया ना कैसे बनता है, उसके हिसाब से काउंट करता है, वैसे चार्जेस करते हैं। कितना हमारा इनपुट कितने पैसे। और ये लोग इनपुट और आउटपुट के अलग चार्ज करते हैं। इनपुट में हो सकता है इतना बड़ा सवाल भेजूँ, अभी देखा था हिस्ट्री भेज रहा था मैं, इतनी बड़ी हिस्ट्री भेज रहा हूँ। आउटपुट ना 4 लाइन वाला जवाब दे रहा है, तो आउटपुट के अलग चार्ज करते हैं और इनपुट के अलग चार्ज होता है। सीन यहाँ पे लिखा हुआ इनपुट और आउटपुट की प्राइस। मेरे केस में मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और मेरे पास ऑलरेडी मैंने ओपनएआई की एपीआई की बाय करी है, तो मुझे तो ये लोग डायरेक्ट एपीआई की देते हैं। एपीआई की क्या होती है, किसी की एपीआई, उसको हम बोलते हैं एपीआई की। एक मिनट, मेरे पास क्या होता है ओपन एआई। ये इसका आ गया, ये डैशबोर्ड है। $5 भी बहुत है वैसे, ख़त्म नहीं होंगे वो 3 महीने तक आपके। $5 भी इतने होंगे कि 3 महीने 2 महीने आप चला लोगे आराम से, और अच्छी खासी टेस्टिंग हो जाएगी। और ओपन एआई का एक प्रोग्राम दिए, वो ये कहता है अगर आप मुझसे डेटा शेयर कर रहे हो तो मैं आपको फ्री में बहुत सारे टोकन दूंगा, मिलियंस में। आप उसको एज स्टार्टअप प्रोवाइडर या एज डेवलपर इस्तेमाल करो। अगर आप उनसे डेटा शेयर करो, बस वो अलाउ करवाना होता है, उसकी प्रोसेस है, वो आप देख लेना। ये बात तो समझ आ रही है। लेकिन आप कह रहे हैं फ्री वाला कोई तरीका है क्या? फ्री वाला तरीका ये है कि जेमिनी, ये गूगल का, यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ, इसका नाम है गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो जब आप जाओगे, ये था गूगल एआई स्टूडियो, ये आपको एक एपीआई की देगा। 1400 भाई। एक प्रॉब्लम आपको होगी, आपको कार्ड चाहिए होगा, 1500 तो होंगे, कार्ड नहीं होगा। तो कार्ड होगा तो वो पे कर देंगे। तो $5 की पे की भी बहुत चलती है। पहला, अगर आप पायोनियर पे जाएं, एक अकाउंट ओपन करें और आपके पास कोई क्लाइंट है, आप उसको बोले मेरी पेमेंट पायोनियर में करो, तो वो आपको पायोनियर में कर देगा डॉलर्स में। वो पायोनियर आपको देगा वर्चुअल कार्ड मतलब वर्चुअल डेबिट कार्ड। वो $1 का कार्ड होगा, आप कहीं भी चलाओगे चलेगा। लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है, पायोनियर का अकाउंट तो बना लो, लेकिन उसमें पैसे नहीं आ सकते। दूसरा, और वर्चुअल कार्ड मतलब कार्ड आपके लैपटॉप मोबाइल में रहेगा, उसका नंबर आप इस्तेमाल करके पाएगा नहीं। बस उनको कॉल करके ओपन करा रहा होगा कि भाई मुझे अमेरिका की एक कंपनी के अंदर चार्जेस करने डॉलर्स में, तो आप ओपन कर दो, तो ओपन कर देंगे। मतलब कॉल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक उन्होंने कोई तरीका बताना, मतलब कॉन्टेक्ट का कोई सर्विस या इनेबल करने का तरीका बताया। ये समझ में आ गया। अब हमारे केस में हम क्या जा रहे हैं, बुक ओपन ये एलएसडी के इंस्टॉल कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंडीशनल टाइम कम है, तो मैं आपको तरीका यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये वाला कोड लिखा है अभी हमने, सेम कोड लिखा है, एजेंट बना, रनर बना और उसका फाइनल आउटपुट आया। 3 काम। एजेंट मतलब ऑब्जेक्ट, एजेंट मतलब क्या, एक बार बताएं, बाकी लोग जो काम है। एजेंट का मतलब क्या है, रन करके सारा काम कर रहा है, जो भी सारे काम। फ्यूचर में एक से ज़्यादा एजेंट होंगे, सेम रनर इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये एजेंट इटसेल्फ क्या है, क्लास। ये क्लास किसने बनाई, ओपन एआई एजेंट एसडीके ने बना के रख दिया, हम इंपोर्ट करके चलाते हैं। रनर क्या है, रनर भी एक क्लास है, ये किसने बनाई, ओपन एआई एजेंट एसडीके ने बनाया, हम उसको चला के
क्लास कॉल होती है, क्लास कॉल होने से क्या बनता है? इंस्टेंस बनता है क्लास का। तो यहाँ पर आपको लग रहा है क्लास कॉल होगी, इसका इंस्टेंस बन रहा है, नजर आ रहा है? ऐसा ही होता है, क्लास ऐसी कॉल होती है। अब आपने कभी देखा है क्लास के साथ डायरेक्ट डॉट लगा के मेथड कॉल करो, या आप उसका इंस्टेंस बना के मेथड कॉल करो? कितने लोग कह रहे हैं क्लास का इंस्टेंस बना के मेथड कॉल होता है? और कितने लोग कह रहे हैं क्लास को डायरेक्ट डॉट लगा के मेथड कॉल नहीं कर सकते? एक ही बात नहीं है। क्लास में दो तरीके के मेथड देती है, एक देती है इंस्टेंस वाला मेथड जो हम नॉर्मली बनाते हैं, और एक देती है क्लास लेवल मेथड। वो क्या होता है? वो क्लास के डायरेक्ट डॉट लगा के इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्लास वेरिएबल होता है, ऐसे क्लास मेथड भी होता है। तो जो रन सिंह के, तो इसी ने मैंने कहा था अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिल जाती है आप क्वार्टर फॉर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इतनी सी बात आपको नहीं समझ में आई होगी। इतनी सिंपल सी बात है, क्लास के अंदर मेथड है, क्लास का अपना मेथड है, और ये क्या है? इंस्टेंस बन रहा है, और यहाँ पर इंस्टेंस बन रहा है, यहाँ पर मेथड का रिटर्न इसके अंदर आ रहा है, और जो भी रिटर्न आ रहा है उसको हम डॉट लगा के फाइनल आउटपुट एक्सेस करें। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी है तो जैसे ही मैंने इस पर हाईलाइट करा था आपको खुद ही कोड क्लियर हो गया था कि रनर के नाम से क्लास बनी हुई है, उस रनर की क्लास में रनसिंग का क्लास लेवल मेथड बना हुआ है, और उसमें ये सारे पैरामीटर एक्सेप्ट हो रहे हैं। पहला पैरामीटर है एजेंट, दूसरा पैरामीटर है इनपुट। ही डाल और इसका कॉमा देखो, सही है। एजेंट कौन है? एजेंट का नाम आपने ऊपर क्योंकि एजेंट के नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है, इसी ने हमने इसको दिया हुआ। मेरे केस में देखें मैंने क्या यूज़ करा है, एजेंट का नेम और सेक्शन जो यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर आता है स्टार्टिंग एजेंट और इनपुट। इनपुट में मैंने क्या भेजा? क्यूरी। स्टार्टिंग एजेंट में क्या भेजा? एजेंट का नाम। और यहाँ पर क्या हुआ है? पोजिशनल आर्गुमेंट इस्तेमाल हुआ है। पहले में एजेंट का नाम, दूसरे में इनपुट। पता है ना पोजिशनल आर्गुमेंट की वैल्यू आर्गुमेंट में क्या फ़र्क है? ये दोनों कैसे कॉल हो रहा है? दोनों चलते हैं एट टाइम। चला के देखें किसी ने? दोनों चलते हैं, तो यहाँ पर दोनों चल रहे हैं। आज से कोई भी एजेंट का कोड नजर आए, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन मतलब किसी और ने कोड करा हुआ, हम खाली इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें नहीं पता हाउ, हमें नहीं पता वोट, हमें पता रनसिंग इस्तेमाल करना, हमें नहीं पता उसके पीछे क्या चल रहा है। तो होगा क्या नुकसान कि आप कहीं जाके इंटरव्यू देंगे, अब आपको कभी भी नहीं रखें, बोलेगा आप बगैर देखे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के डेवलपर हो, आपको खाली इसमें हाईलाइट करती पूरी कहानी क्लियर, खुद ही आपके माइंड में कोड डेवलप हो गया, अच्छा पीछे ये कोड लिखा हुआ बगैर देखे। फिर भी आप अगर देखना चाहते हो, आप बोलते भाई मुझे देखना है, तो आप क्या करो? OpenAI एजेंट SDK लिखो यहाँ पर, इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप आओ, इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है। एजेंट पढ़ना है यहाँ से पढ़ो, रनर एजेंट पे आ जाते हैं। ये देखो रनर की नीचे लिखी, अच्छी बात क्या है ना, कोड भी लिख के दिया हुआ है। अगर आप अपनी कोडिंग अच्छी करना चाहते हो, आप चाहते हो प्रोफेशनल डेवलपर के साथ बैठ के काम करो, तो OpenAI एजेंट SDK ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। ये देखो, अगर मैं यहाँ रनर पे क्लिक करूँ, ये देखिए उनका ये रखा ये करा था रनसिंग में, सॉरी नजर आ रहा है। स्टार्टिंग एजेंट की और टाइप क्या लिखी हुई उन्होंने? एजेंट की क्लास में आगे क्या लिखा हुआ है? की कॉन्टेक्स्ट। ये क्या होता है? ये होते हैं जेनेरिक्स, जो आपने नहीं पढ़े। अब हम एजेंट SDK की पढ़ाई करते करते जेनेरिक्स बहुत ज़्यादा। दूसरे नंबर पे कौन सा वो है हमारे पास? इनपुट में क्या आ रहा है? स्ट्रिंग या लिस्ट। अब मुझे पता है इनपुट कौन सा जो एलिमेंट के पास जा रहा है। स्ट्रिंग तो समझ में आता है, लिस्ट क्यों दिया इन्होंने? सोचो, क्योंकि हमने कहा इनपुट जब हम देते हैं तो हमें हिस्ट्री भी तो देखनी होती है। एलएलएम को याद थोड़ी रखता है, हिस्ट्री पे लिस्ट बनाएंगे, पहला मैसेज, दूसरा मैसेज, तीसरा, चौथा, 5वां लिस्ट में देंगे, और उसने यहाँ पर लिस्ट लिखी है। मतलब इसने कहा दोनों में से कोई भी आ सकता है। स्टेरिक क्या होगा?
कीवर्ड आर्गुमेंट होगा और पोजीशन आर्गुमेंट नहीं होगा। स्टेरिक के बाद जो भी चीज़ आएगी कीवर्ड आर्गुमेंट। अब आप डेवलपर हो तो आपको स्टेरिक का मतलब पता है, अगर नहीं पता तो अभी भी आपने ठीक से नहीं पढ़ा पाइथन। कॉन्टेक्स्ट, मैक्स टर्न, हुक, रन कॉन ओपन एआई पे, लेकिन हम तेरे ओपन एआई के पैसे हम नहीं दे सकते, हमें दूसरी एपीआई कॉल करनी है, दूसरा एजेंट कॉल करना है, दूसरा एलएलएम का मॉडल कॉल करना है। हमने कहा हम कौन सा कॉल करेंगे, जेमिनी। अब हम इसको कैसे बताएं जेमिनी? तो उसने कहा रन कॉन्फ़िग की मदद से आप मुझे बता सकते हो कि आप दूसरे मॉडल पे जा रहे हो। हम एक स्टेप आगे आ रहे हैं। ये तो नोटबुक है, नोटबुक का नाम क्या है, लर्न एजेंटिक एआई। उसके बाद है स्टेप नंबर 1 एआई एजेंट फर्स्ट, उसके बाद है हेलो एजेंट। हेलो एजेंट के बाद क्या है, हेलो एजेंट डॉट जुपिटर नोटबुक की फाइल में लिखी। अगर आप इसमें आओगे टॉप पर तो उन्होंने क्या करा, पहले नंबर में उन्होंने क्या स्टोर करा है, अलाउ करने के लिए हमें ये चलाना पड़ता है, क्योंकि जुपिटर नोटबुक में किसी और क्या कोड यूज़ कर दें तो ये एडिशनल कोड है। ये समझ में आया ना है कोई बात नहीं, इसका मतलब है एसिंक्रोनस एक साथ दूसरी कॉलिंग चलेगी। यहाँ पर क्या है, हम जेमिनी की ओपन एआई एजेंट एसडीके इस्तेमाल करेंगे जेमिनी के साथ। हमने क्या करा, एजेंट इंपोर्ट करा, एजेंट रनर इंपोर्ट करा, ये सब चीज़ तो पुरानी थी। एडिशनल क्या करा, एसिंक ओपन एआई और ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल। नीचे हमने क्या करा, एजेंट डॉट रन, इससे लिया रन कॉन्फ़िग। ये लाइन क्या कर रही है, इन्वायरमेंट होता है, कहाँ होता है मैं आपको दिखा दूँगा। मैं आप कॉलेज पर आता हूँ, कॉलेज में आ गया और यहाँ पर हमने कहा गए इस पर हम कहाँ पर ओपन करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर हमने लिंक दे दिया इसको और इसको ओपन कर दिया। यहाँ पर हमने गिटहब का है, ये ओपन हो गया। मैंने क्या करा देखें, तो लेफ्ट साइड पर आपको नजर आएगा एक की आ रही ना, इस पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जेमिनी एपीआई की पे आना है। यहाँ पर ऑप्शन है इंपोर्ट की फ्रॉम गूगल एआई स्टूडियो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको कहाँ से लेकर आ जाएगा, गूगल एआई स्टूडियो पे जाएगा। वहाँ से की को सबसे नीचे, इस की का नाम क्या है, गूगल एपीआई की 1, क्योंकि मेरे पास और भी रखी हुई थी ना तो उसने 1 रखी। और मैं क्या करूँगा, इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने मुझे नीचे कोड दिया हुआ है। क्या कोड दिया हुआ है, यूजर डेटा, होपफुली नज़र आ रहा होगा, नहीं नज़र आ रहा। अपना सीक्रेट, हमारे सीक्रेट का नाम क्या था, गूगल एपीआई। गूगल एपीआई मेरे केस में था की1। तो हम इसको क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे। इसकी मदद से हमें क्या मिल जाएगा, जो सीक्रेट उसमें रखा हुआ है वो वेरिएबल की वैल्यू में वेरिएबल मिल जाएगी। सही है। अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये एजेंट फॉरन चल जाएगा, इसलिए टाइम नहीं लगेगा। मैं इसको चला भी लेता हूँ। पहले मैंने ऊपर वाला स्टेप चलाया इंस्टॉलेशन का, जब ये इंस्टॉलेशन चलेगी फिर मैंने दूसरा स्टेप चलाया, एक मिनट, पहला वाला चल गया, पहला वाला चलने के बाद दूसरा चलाया, उसके बाद इंपोर्ट वाला काम करा मैंने सारा। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे की का नाम क्या है हमारी, गूगल एपीआई, गूगल एपीआई की 1, नाम सही कर दिया। हो क्या रहा है यहाँ पे एक्चुअली में, जेमिनी एपीआई की आई, यहाँ पर कुछ एरर हैंडलिंग करी, एसिंक ओपन एपीआई के नाम से हमने क्लास मंगवाई, उसमें इस की को पास करा, इसका बेस वैल्यू पास करा, नीचे हमने मॉडल बनाया। मॉडल में हमने मॉडल का नाम बताया 2.0 फ्लैश। हर मॉडल का एक नाम होता है। जेमिनी पे जान जाएंगे, जेमिनी के बाद सैकड़ों मॉडल है। ओपन एआई चैट जीपीटी के बाद जाएंगे, सैकड़ों मॉडल है। देखा भी होगा आप लोगों का नाम आ रहा है, तो हमने यहाँ नाम बताया, साथ में हमने इसको एक्सटर्नल क्लाइंट के साथ सेट करा और इसकी रन कॉन्फ़िग बना दी। ये कोड आपको जेमिनी की एपीआई की को
इस्तेमाल कर सकें। हम यहाँ पर आए, ये हमारा कोड समझ में आ रहा है सबको ये वाला? यस सर। कोई मसला नहीं है इसमें। अगर मेरे पास API की सही चल रही हो तो ये कोड जवाब देगा। हेलो हाउ आर यू में क्या जवाब दिया इसने? हेलो आई एम डूइंग, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब आपने क्या करना है, आपने घर जाकर जाना है। इस स्टेप पे जाना है, लर्न एजेंटिक AI में स्टेप नंबर 01 ओपन करना है, AI एजेंट फर्स्ट। और यहाँ पर आज जो हमने करा है, हमने स्टेप नंबर 4 करा, हेलो एजेंट वाला काम। हम इसको UV से भी कर सकते हैं, इसको कॉलेज से भी कर सकते हैं। क्या है ये हेलो एजेंट हमने करके देख लिया, आप लोगों ने भी करके देखना है। अगर आपके पास पैसे हैं $5 या कोई कार्ड नहीं है तो कार्ड के रेंज में नवी से कर लो, क्योंकि की नहीं होगी ना ओपन AI की, तो आपको आगे जाके मसले होंगे। पढ़ाई ख़राब हो रही है ना, $5 की कुछ नहीं है, खाली कार्ड का मसला है। मुझे पता है $5 किसी के लिए मसला नहीं है, मसला कार्ड का। तो कार्ड हो जाए तो $5 की पे की ले लो, वो देख लेना। एक बार आप ये किया आएंगे बस मार्कर, जब तक नहीं है जेमिनी AI गूगल AI स्टूडियो पे जाओ, गूगल AI स्टूडियो नहीं मिलता कॉलेज पे जाओ, एक क्लिक पर इंपोर्ट हो जाएगी, वहाँ से की बनाओ, हेलो एजेंट करो। और नेक्स्ट क्लास में हम ये 4 स्टेप तक पढ़कर आएंगे। फिर आपका जो अगला टारगेट होगा नेक्स्ट क्लास के बाद, जो आपने हेलो एजेंट बनाया है इसी को आप चैन लीड पे एक्सपोज कर दो। चैन लीड क्या है? जैसे आप लोगों ने सीम लीड करी थी, इसी तरीके से चैन लीड से चैटबॉट बनता है। एक्सपोर्ट करने का फायदा क्या हो? तो 5वां स्टेप कर लेना, अगर स्टेप नंबर 4 तक हो जाए चैन लीड को बनाकर लैंडिंग पे पोस्ट कर देना। अगर नहीं होता तो एटलीस्ट 4 तक कर आना है। अब ज़रूरी अनाउंसमेंट, प्रोबेबिलिटी ये है कि एडमिन आपकी स्लॉट्स ओपन करेगी और आपकी टाइमिंग चेंज हो जाएगी, जो भी टाइमिंग में आप आए आपका मसला। उसी नंबर पर एक आप लोगों ने खुश आमदीद, आप लोगों की क्वार्टर 4 की आज कौन सी क्लास थी? फर्स्ट क्लास थी, तो आप लोग क्वार्टर 4 में दाखिल हो गए। आज जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं इसको रिविजन लाजमी करना, कुछ नहीं भूलना। LLM की डेफिनेशन जितनी मैंने बताई थी इसको वहीं तक रखना, उससे आगे नहीं जाना, वरना वो एक अलग डायरेक्शन है, आप यहीं निकल जाएंगे। जो LLM की दुनिया है वो है जनरेटिव AI। क्या है वो? और जो एजेंट की दुनिया है ये है एजेंटिक AI। जनरेटिव AI अलग है, वो LLM बनाने वाला काम है। एजेंटिक AI LLM को इस्तेमाल करके एप्लीकेशन बनाने वाला काम है। दोनों अलग अलग काम है। हम जनरेटिव AI पे नहीं जा रहे, हम कहाँ जा रहे हैं? एजेंटिक AI पे जा रहे हैं। तो होपफुली ये सारे मसले जो रात वाली टाइमिंग में आपको सॉल्व हो जाएंगे और आप लोग अच्छे से मेहनत कर अपनी चीज़ें बनाओ। एक सवाल था इन्वेंट्री में, मेरे पास इन्वेंट्री में 5 बोतल, मेरे पास रिक्वेस्ट आई, 1 बोतल बिक गई, 2 बिक गई, 3 बिक गई, 4 बिक गई, बोतल खाली हो गई, कोई भी बोतल नहीं। अगर आप स्टार्टअप सोचते हैं, छोटा सा आइडिया होता है, हमें क्या करना है? इन्वेंट्री चेकर बनाना है, वो इन्वेंट्री पे नज़र रखेगा। जैसे देखिएगा इन्वेंट्री में बस बोला मेरी रोजाना की 5 बोतलें बिकती हैं, इन्वेंट्री चेकर क्या देखेगा आप, हमारे स्टॉक में कितनी बोतलें? 3, तो वो क्या बोलेगा? 2 खरीद लो, कल की जरूरत कैसे पता लगेगी? सेल से। आपको बताओ मेरे मई के महीने में इतनी सेल होती है तो ये बोतलें इतनी चाहिए, जून के महीने में इतनी सेल होती है, बोतलें इतनी चाहिए, और मैंने स्टॉक में कम पड़ेगी, तो एक अलर्ट जनरेट होगा, स्टॉक में बोतल भर लो। 1 महीने पहले अलर्ट आ जाएगा, एक अलर्ट 2 दिन पहले आएगा, एक अलर्ट 5 दिन पहले आएगा, इस तरीके का अलर्ट आएगा। ये प्रोडक्ट है और क्या है, कितनी छोटी सी प्रोडक्ट है। इस तरीके का आप आइडिया सोचें और इसके ऊपर ये जो एजेंट बनाया ना, फजूल एजेंट नहीं बनाया, अपने आइडिया के ऊपर बनाया, ताकि आप किसी को दिखा सकें यार मैंने एजेंट बनाया अपने काम सॉल्व करने में, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। आप लोग आप उस लेवल पे नहीं है बिगनर, आप लोग आ सको और इस पर आप एज अ स्टार्टअप काम कर सको, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। इन्वेंट्री चेक कर किसी को दरवाजा, हर दुकान को दरवाजे है ना, किसी को भी बेच सकते हो, किसी कंपनी को, फैक्ट्री को बेच सकते हो कि भाई आपके पास स्टॉक आ रहा है, मैं इन्वेंट्री चेकर लगा रहा हूँ, वो स्टॉक पर आपको खुद ही अपडेट करेगा, खुद ही सारा बिहेवियर देखेगा। तो इस तरीके के आइडियाज़ के ऊपर वर्किंग करो, एजेंट जो बनाना है अपनी आइडिया के ऊपर बनाना है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।